Correct? Yeah, absolutely. Are you excited? Am I excited? Did I hit the right switch? लाइट बंद कर दिया. You hit something. I did hit. Am I excited? Yes, I am excited because पहली बार कोई बोल रहा है कि इंटरव्यू करना है. Let's see how it goes. All right. Welcome to Petty Rec Tapes podcast. This is our 4th episode of our segment Interview Tapes. And today we are sitting with our esteemed professor, forever, basically. One of our best professors that we have ever had. Hard. Mr. Akshay Upadhyay. Thank you, sir, for joining us and doing this with us. Actually, thank you. पहली बात तो esteemed बोलने के लिए. Sir. और फिर वो 3 hearts. 3 hearts उधर से आए. वो उधर से आए. So, sir, how are you? Pathetic, man. What do you think? एक प्रोफेसर की लाइफ कैसी होती है? अच्छी होती है? Very No. pathetic. Very pathetic and it's... अगर कोई और पूछता तो मैं उनको बोलता कि I'm good, how you doing? उनका भी जवाब सुनने की इच्छा तो नहीं रहती है बट पूछ लेते हैं. लेकिन अब तुम लोग अपने ही लोग हो तो बता देते हैं कि nothing's good, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है. ठीक है लेकिन all ये भी good. ठीक है. It's all good. So, sir, what do you do currently? So, पहले हम जहाँ पे मिले MIT डिजिटल यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था. अभी रिसेंटली आई हैव जॉइंड विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी. वहाँ पे भी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, स्पेशलाइज्ड इन डिजिटल मीडिया सब्जेक्ट्स यूजुअली आई टीच. अदर देन दैट जो मुझे अच्छा लगता है टीच करना, दैट्स वर्ल्ड व्यू, करंट अफेयर्स, ग्लोबल मीडिया एंड पॉलिटिक्स, मीडिया एंड कल्चर. ये सब्जेक्ट्स भी मैं वहाँ पे अभी आई एम करंटली टीचिंग. Okay, it's kind of a mixed profile. Plus, I'm also pursuing my research. PhD कर रहे हैं. PhD कर नहीं रहे, PhD चल रही है. अब वो चलेगी कुछ टाइम तो और. What do you mean मतलब चल रही है? चल रही है मतलब PhD is not a usual course. ठीक है, उसमें like a usual subject जैसे होता है. You get textbooks. You get study materials, you read them, you understand them, and then you write a paper. Research is not like that. Research में आप admission लेते हो, then you understand कि आपको कौन सी चीज़ का research करना है. कि मुझे पता करना है कि what is the impact of some aspect on a society. ऐसा topic decide करने के बाद you need to just grasp everything which is available related to that matter. तो जितना ज़्यादा आप नॉलेज एक्वायर करोगे, जितना ज़्यादा आप रीड करोगे, उतना ज़्यादा आपका सब्जेक्ट मैटर जो है वो तैयार होते जाता है. एंड देन यू फाइनली कम टू अ पॉइंट वेयर यू डिसाइड कि ओके, नाउ इफ़ आई वांट टू स्टडी एन इम्पैक्ट ऑफ XYZ ऑन अ सोसाइटी, then this should be my criteria. This should be my variables. On these parameters I would like to research about it. But वो parameters कभी कभी 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, कभी कभी 1 हो सकता है, कभी कभी 2 हो सकता है. एंड डिसाइडिंग दोज पैरामीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो पैरामीटर्स गड़बड़ हो गए तो आपका रिसर्च गड़बड़ हो गया, मतलब ख़राब हो जाएगा रिसर्च. तो यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट योर पैरामीटर्स. और उसके लिए फिर आपको यू जस्ट हैव टू कीप रीडिंग. एंड व्हेन यू आर रीडिंग तो आपको नए पैरामीटर्स आपके सामने आते रहते हैं. और फिर आपको लगता है यार ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, एंड इट जस्ट कीप्स ऑन पाइलिंग अप. और वो एक मोमेंट आता है कि अब रुक जाना चाहिए, कि अब ठीक है, अब बहुत हो गया पढ़ाई, अब वी हैव टू गेट ऑन द फील्ड एंड वी हैव टू एक्चुअली स्टडी व्हाट्स गोइंग ऑन. वो पॉइंट आने के लिए आपको उतना अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट का हो जाना चाहिए. एंड एज यू नो अबाउट स्टडी और नॉलेज इज नेवर इनफ. करेक्ट. तो आपको लगता है कि नहीं अभी भी इनसफिशिएंट है. बहुत सारे PhD स्कॉलर्स का यही होता है कि उनको अपनी पढ़ाई इनसफिशिएंट लगती रहती है, इसलिए दे डू नॉट जंप टू अ नेक्स्ट लेवल. और मेरे साथ भी वही होता है, हो रहा है कि आई एम गैदरिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट आई एम नॉट एबल टू डिसाइड कि ओके इसको फिक्स करते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं. बिकॉज
रिसर्च इज़ अबाउट क्वालिटी, रिसर्च इज़ अबाउट परफेक्टनेस कि ओके आप ये रिसर्च कर रहे हो तो ये फिर कोई चैलेंज ना कर पाए, लाइक ओके दिस शुड बी द अल्टीमेट कंक्लूजन. और अगर आपका नॉलेज या पैरामीटर्स ही पक्के नहीं है तो इवेंचुअली पीपल विल चैलेंज इट एंड इवेंचुअली इट विल फेल. तो वो पॉइंट आना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी स्कॉलर के लिए. अगर आप क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो यू कैन जस्ट पिक 2-3 पैरामीटर्स एंड देन यू जस्ट फिनिश योर रिसर्च. बट बहुत सारे स्कॉलर्स को शुरू में ऐसा लगता रहता है कि नहीं यार क्वालिटी रिसर्च करना है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे खुद को सेटिस्फाई फील करना है, और यू हैव टू फिक्स योर पैरामीटर्स एंड देन मूव ऑन. किसी भी रिसर्चर्स का होता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक रिसर्च. साइंटिफिक रिसर्च इज लिटिल डिफरेंट एंड रिसर्च रिलेटेड टू on a different horizon, right? Research related to media or let's say humanities are a little different. The variables on this side are way different. Very. So, sir, आपका process क्या है? Like, do you, when you're reading all these books and research papers and all everything, whatever the matter is available according to your PhD subject, do you make notes or do you keep on just saving these things as such? What is your process of acquiring knowledge? Process is very simple. You read something. Whenever you are reading something, first of all find out कि ये आपके topic से related है या नहीं है. Then you read about it. Then you make what are the references which you can pick. कि अगर let's imagine that you want to find out कि sugar का impact body पे क्या होता है. अगर वो किसी ने already कर लिया है then you can pick that reference और फिर उसके आगे आप जा सकते हो, कुछ और पैरामीटर्स बिल्ड कर सकते हो. सो व्हेन एवर यू आर रीडिंग समथिंग आपको यही देखना है उस स्टडी मटेरियल में कि आप क्या पिक कर सकते हो. सारी चीज़ें पिक करने की ज़रूरत नहीं होती है. या बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे सिमिलर रिसर्च आपको मिल जाता है तो आप अपना रिसर्च उसका एक्सटेंशन कर सकते हो. जस्ट गो थ्रू द एंटायर मटेरियल. जो रेफरेंस आपको लगता है कि आप ले सकते हो वो आप हाईलाइट करते हो, उसको कॉपी पेस्ट करते हो अपने एक वर्ड फाइल में, उसका रेफरेंस नोट करते हो, ऑथर का नाम लिखते हो, उसको सेव करते जाते हो. सो जितना ज़्यादा आप रिसर्च पेपर्स पढ़ोगे या बुक पढ़ोगे उसके सिर्फ रेफरेंसेस ही लेने हैं. पूरा का पूरा चीज़ नहीं काम आती है. तो मेक योर लाइब्रेरी. और लाइब्रेरी में भी आपका जो एक लिस्ट होगा जहाँ पे आप अपना नोट्स बना रहे हो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि ओके आप इस रिसर्च पेपर से क्या पिक कर रहे हो. दैट इज़ हाउ you go ahead with that. Okay, because whenever you are writing your research paper you have to understand कि आपने इसमें से क्या लिया हुआ है. अगर आप भूल गए कि कौन से पेज से मैंने क्या पिक किया था, आपने वो चीज़ पढ़ ली है, आपको याद है, आपको समझ गई है, ऑफकोर्स वो आपके सबकॉन्शियस में आ गई है. whenever you are writing ऑफकोर्स उस जो राइटअप्स आपने पढ़े हुए हैं उसका रिफ्लेक्शन आपके राइटिंग में आएगा ही आएगा. पर यू आर नॉट राइटिंग अ स्कूल ऐसे, यू आर राइटिंग अ रिसर्च पेपर. तो आपको लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये रेफरेंस आपने कहाँ से लिया. हाउ कैन यू से स्पेसिफिक स्टेटमेंट. उसके रेफरेंस के लिए आपको वो नोट्स बनाने काफ़ी ज़रूरी हो जाता है. So, since there are a lot of parameters that are going into PhD research, I believe time is one of those very important parameters when it comes to comparing things. Like if you're taking a research paper down the line 10 years from now, and then you're reading it, going through things, and now 10 years later things are different. So according to you, how time plays an important parameter when it comes to researching about things? See, time is very important. ठीक है. Whenever you are reading something or whenever you have understood or whenever you have decided कि okay I'm going to do a research on this topic, there are tens and thousands of people who will also find that specific topic interesting and they might choose the same topic for the research. So first of all there is a competition that somebody else is also doing the same research. Okay. So you need to be in constant touch with people in the industry, what they are doing, and figure out your subject and their subject should not be the same, because ultimately you will have to spend 3, 4, 5 years or probably 6 years in your research, and there is a possibility that someone else will come up with the same research in shorter period of time. Your entire study will go down. Okay, your entire study will be wasted. So first of all, अगर आप कोई research कर रहे हो
तो उसको सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में कैसे ख़त्म कर सकते हैं. यू हैव टू ऑल्सो मेक श्योर कि कोई और तो वो रिसर्च पे नहीं कर रहा है या किसी और ने कर तो नहीं लिया हुआ है. तो ये एक पॉसिबिलिटी सबसे पहले हमको देखनी पड़ती है. सेकेंड ऑफ ऑल, if you are in a if you are studying something which is related to a technology, which is related to a specific event, जैसे कि elections हो गया या फिर कुंभ मेला हो गया, so these events are first of all they come on 4-year 5-year basis. ठीक है. तो अगर आप कोई रिसर्च इस इलेक्शन पे कर रहे हो और उसका अगर आप लेट्स इमेजिन कि अगर आप चाहते हो कि वो रिसर्च पेपर का जो आउटपुट है वो अगले इलेक्शन में पहले काम में आए, तो वो इलेक्शन के पहले ही आपको ख़त्म करना है. करेक्ट. या फिर कुंभ मेला एक ऐसा फिनोमेना है जो आप 4 साल में एक बार आता है. अगर आप उसको नासिक के कुंभ मेले को अगर आप स्टडी कर रहे हो, वहाँ पे जो चीज़ें हो रही है वो शायद कहीं और पे जो कुंभ मेला होता है उससे काफ़ी डिफरेंट होगी. तो यू कैन नॉट मिस दैट स्लॉट. आपको वो रिसर्च पेपर वहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा, उसी टाइम पीरियड में ख़त्म करना पड़ेगा, बिकॉज द मोमेंट वोंट कम अगेन और द पैरामीटर्स विल गेट डिफरेंट इन अनदर कुंभ मेला और समथिंग लाइक दैट. टेक्नोलॉजी वाइज क्या होता है, टेक्नोलॉजी चेंजेस वेरी क्विकली. जो 4 साल पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टॉप पे थे अब वो नहीं है. 4 साल पहले जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे थे अब वो नहीं है. जैसे द सेम थिंग्स विच हैपेंड विद द cassette players. Then CD came. Then within 1 decade we have shifted to this chip based memories. और chip based memory ने things have entirely changed. Or if you are studying CD and you took 8 years to study CD, the technology is already gone. If you are studying artificial intelligence, if you are studying anything which is in technology, the technology will change drastically in 2 years. तो अगर 2 साल पहले कोई टेक्नोलॉजी आपने पिक की है कि आप उसको स्टडी करना है और 2 साल तक आप स्टडी करते रहे, तीसरे साल में टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाती है. करेक्ट. तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आप जो कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म के लिए कितना सही है या नहीं. वो रिसर्च जब आप शुरू करते हो तभी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये मैं 3 साल में अगर ख़त्म कर रहा हूँ तो क्या 3 साल तक ये वायबल रहेगा, क्या आने वाली जनरेशन के लिए ये रिसर्च काम में आएगा या नहीं आएगा. जो लोग इस इंडस्ट्री में उनके ये काम में ये रिसर्च आएगा या नहीं आएगा, ये आपको डिसाइड करके ही रिसर्च में पढ़ना है. अदरवाइज आप खुद का भी टाइम वेस्ट करोगे और कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा. Absolutely. But then, so you just said that if somebody else has a research paper on a similar topic, then you can build on it. You can obviously quote from it and then build on it. So won't it help you if somebody else did that, published it, and then you came across it like, हाँ चलो ठीक है, maybe there's something, says there's some material in that I can use, or is it like, does it destroy your purpose of doing that research when another person did that? The point is कि जितने भी रिसर्च मटेरियल्स अवेलेबल होता है वो रिसर्च मटेरियल पब्लिश करने का पर्पज़ ही होता है कि दूसरे किसी को मदद हो जाए. Otherwise you can research it, you can note down in your diary and then you can die like what happened with Tesla. But रिसर्च को पब्लिश करने का पर्पज़ ही होता है कि किसी के काम में आ जाए, किसी इंडस्ट्री के काम में आ जाए, दुनिया के काम में आ जाए. अल्टीमेट पर्पज़ कि वर्ल्ड के काम में आ जाए. द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज़ कि अगर आप भी वो टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो और वो सामने वाला भी उसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहा है एंड अगर उसने जल्दी ख़त्म कर दिया तो आपकी 2 साल की मेहनत ख़राब हो जाएगी. फिर आपको अपना रिसर्च मॉडिफाई करना पड़ेगा. You'll have to add parameters and other parameters which they haven't covered probably. Exactly. और मॉडिफाई करना पड़ा मतलब पूरा का पूरा अप्रोच जो है वो फिर से डिज़ाइन करना पड़ता है. दैट्स द पॉइंट. आपका नॉलेज बेस नहीं जाएगा पर आपका जो आपने एक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है उसको आपको चेंज करना. आपका बेसिस ही चेंज हो जाएगा. बेसिक उसका बेस चेंज हो जाएगा. उसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा आपको फिर से यू हैव टू लुक इनटू इट कि इसमें और क्या चेंज कर सकते हैं. एंड इट हैपेंस विद मैनी पीपल. ऐसा नहीं है कि नहीं होता है ये. और स्पेसिफिकली अगर नीश एरिया है जैसे मीडिया है तो मीडिया में भी बहुत होता है. पर मीडिया में ऐसी लिबर्टी है कि आप उसको थोड़ा सा भी ट्वीक करो तो इट हैज़ ह्यूज इम्प्लीकेशन या फिर ह्यूज एक अलग ही डायरेक्शन में आप उसको ले जा सकते हो थोड़े से चेंजेस में. लेकिन साइंस में ऐसा नहीं होता. साइंस में इफ़ यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट द डार्केस्ट ब्लैक मैटर और किसी ने फिगर आउट कर लिया तो आप
दैट्स इट, योर स्टडी विल बी गॉन. जैसे इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन कर रहे You can't add to it. अभी आगे क्या add कर लेगा तू? Unless you find something else darker. Yeah. No, not even darker, but if you find different properties of the same thing. हाँ, probably you can- yes. Okay, if you want to the example was perhaps wrong. If you have to figure out how many atoms are there in hydrogen, अब कितने भी साइंटिस्ट उसको देख ले, अल्टीमेट रिजल्ट विल बी सेम. Correct. अगर किसी एक साइंटिस्ट ने पता कर लिया कि हाइड्रोजन के अंदर एक ही एटम होता है, तीसरा साइंटिस्ट भी उसको देखेगा तो उसको एक ही मिलेगा, चौथा भी मिलेगा तो एक ही मिलेगा, पांचवा भी देखेगा तो उसको एक ही मिलेगा. दैट कैन नॉट बी चेंज. ही हैव फाइनली फिगर्ड आउट कि हाइड्रोजन के अंदर कितने आइटम होते हैं. तो जो बाकी लोग मेहनत कर रहे थे उनका नॉलेज वेस्ट नहीं जाएगा, पर नाम किसका लगेगा? किसने फिगर आउट किया हाइड्रोजन के अंदर एक ही आइटम था? द फर्स्ट वन. एग्जैक्टली. तो द नॉलेज डजंट गो वेस्ट, पर द क्रेडिट गोस ऑफ दैट फर्स्ट पर्सन ओनली. जैसे न्यूटन ने ग्रेविटी के लॉज हमको दिए. वी टुडे आल्सो वी स्टडी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, वो कम से कम मेरे ख्याल से 100-150 साल तक हमने फॉलो किया. देन केम आइंस्टाइन, और आइंस्टाइन ने बोला कि नहीं, न्यूटन के लॉ में कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा. देन ही बिल्ट ऑन इट एंड देन ही कॉन्ट्राडिक्टेड और एक्चुअली एडेड ग्रेविटीज लॉ ऑफ आइंस्टाइन, या फिर he gave new equation and perception towards और let's say एक new तरीके से gravity को define किया गया. Correct. तो these kind of things will happen, but अब उसके बाद सेम चीज़ अगर आप उसको री-एम्फसाइज करोगे, कोई भी साइंटिस्ट आके बोलता है कि ग्रेविटी को स्टडी कर रहा है, probably he will put more credit into Einstein's work. बट एक बार जब पता चल गया कि ग्रेविटी ऐसे वर्क करती है, फिर कितना भी कोई भी साइंटिस्ट उसको स्टडी करेगा ही, तो इवेंचुअली ही कम टू द सेम कंक्लूजन जिस पे आइंस्टाइन आ गए थे. तो इट वर्क्स लाइक दैट इन साइंस एटलीस्ट. So it's just that you can start studying the different branches of one particular topic, but that topic where we reached becomes stagnant in short. See, रिसर्च शुरू करने के पहले you need to decide on what topic you have to research on, and it should be very specific. Like it should be, if there is let's say if there is a human body you want to study, you cannot say I am researching on human body. You have to be very specific कि आपको human body के कौन से पार्ट पे आप रिसर्च कर रहे हो. फिर आप बोलोगे मुझे human body के थंब पे रिसर्च करना. फिर थंब भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. अब सिर्फ थंब पे रिसर्च कर रहे हो ऐसा नहीं बोल सकते आप. आपको बताना पड़ेगा कि ह्यूमन बॉडी के थंब के मोमेंट पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ. लेकिन ह्यूमन बॉडी के थंब के मोमेंट पे भी आप रिसर्च कर रहे हो, इतना भी सफिशिएंट नहीं है. उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि ह्यूमन बॉडी पे मैं स्टडी कर रहा हूँ, ह्यूमन बॉडी के थंब पे मैं स्टडी कर रहा हूँ, ह्यूमन बॉडी के थंब के मोमेंट पे मैं स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसका एवोल्यूशन पे स्टडी कर रहा हूँ, ना कि मैं उसके वो किस चीज़ में यूज़ आता है, किस कौन से तरीक़ों से उसको यूज़ कर सकते हैं, उस पर मैं स्टडी नहीं कर रहा. मैं उसके हिस्ट्री पे स्टडी कर रहा हूँ, या फिर मैं उसके इवोल्यूशन पे स्टडी कर रहा हूँ, मैं उसके मस्कुलर वहाँ का मसल कैसा इवॉल्व हुआ है वो स्टडी कर रहा हूँ. और अब उस थंब के अंदर भी, थंब के मूवमेंट में भी सिर्फ एक मसल काम में नहीं आता है, बहुत सारे मसल काम में आता है. तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि मैं एक स्पेसिफिक मसल के पर स्टडी कर रहा हूँ जो इवॉल्व हुआ है. सिंपल एज दैट. इतना स्पेसिफिक जाके आपको उनको बताना पड़ेगा कि मैं एग्जैक्टली क्या स्टडी कर रहा हूँ. करेक्ट. ऐसा वेगली आप ह्यूमन बॉडी पे स्टडी कर रहे हो वो नहीं हो. So is it safe to say that to stop a research on something would be when everything leads to one thing? So आपने just बोला कि there could be innumerable factors to a thing. मतलब जैसे कि there's this someone ये cell phone है, this cell phone as an object you're researching on, ठीक है, and then there are other factors in a researching a cell phone. मान लो 10 फैक्टर है, आप 4 पे पहुंचे, 5 पे पहुंचे, 10 साल बाद 10 पे पहुंचे, ठीक है, and then all of those 10 things revolve around and just point out to one thing कि ये भाई ऐसा ही है. And then you'll have to stop the research क्योंकि अब हो गया, this is the dead end to the research, and like the hydrogen you spoke. You can re-emphasize, like you can prove कि Einstein was right, or you can prove that Einstein was wrong, specifically in case of Einstein का example. और specifically research को 10 साल लगने नहीं चाहिए.
नहीं जस्ट ठीक है, अगर उसको 10 साल लग रहे हैं किसी रिसर्च को तो मतलब रिसर्च पब्लिश करने को, तो समथिंग यू आर नॉट फिक्सिंग योर सेल्फ ऑन वन पर्टिकुलर थिंग, यू वांट टू डू 4-5 थिंग्स. तो वो इन टुडेज एरा स्पेसिफिकली जो मीडिया इंडस्ट्री के रिसर्चर्स होते हैं या फिर जो स्पेसिफिकली PhD के लिए जो रिसर्च करते हैं, अगर आप कोई बड़ा रिसर्च करना चाहते हो जैसे इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन सोसाइटी, तो अब इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी तो ह्यूज फील्ड है. अब कौन सी टेक्नोलॉजी? तो स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी. अब स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारी चीज़ें आती है. उसमें आएगा जेस्चर कंट्रोल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स, मेमोरी स्टोरेज. तो फिर आपको एक या फिर न्यू ऐप्स, सेल्फीज, कैमराज, बहुत स्पेसिफिक चीज़ों को आपको पिन पॉइंट करना पड़ेगा. ये स्टडी मैं पहले 2 साल करूँगा, फिर उसका एक्सटेंशन जो है वो मैं और 2 साल में करूँगा. इस तरीके से आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा कि मैं अपने करियर में किस तरीके से इसको आगे ले जाना चाहता हूँ. आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट था कि आई वांट टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन सोसाइटी, वो डिसाइड हो गया. वो 10 साल तक आप कर सकते हो, वो पूरी जिंदगी आप कर सकते हो. But this is considering the fact that the technology might change in those 2 years. It changes, it absolutely changes. फिर आपको उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा. जैसे आई एम स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन इंग्लिश न्यूज़ रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म्स. ठीक है, जब मैंने ये स्टडी शुरू की थी तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में 4 ऑर्गेनाइजेशंस थी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ राइटिंग एंड रिपोर्टिंग में यूज़ करते थे. अभी आप गली गली में जाओ तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स यूज़ करते हैं. नाउ द पॉइंट इज कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, वो न्यूज़ रिपोर्ट कैसे लिखता है. इट हैज़ बीन ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड एंड क्रिटिसाइज्ड एंड प्रमोटेड इन सेवरल पब्लिकेशंस. अब मैं जस्ट बिकॉज मैं ये स्टडी 3 साल पहले कर रहा था और मैंने डिसाइड किया था कि आई वांट टू चेक द इम्पैक्ट. तो अब इम्पैक्ट चेक करने के लिए देयर इज एक तरीके से अच्छा हुआ कि मेरे पास 3 साल का डेटा है. पर 3 साल का डेटा किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत पुराना हो गया. करेक्ट. क्योंकि पहले सिर्फ एक स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा, जैसे इंग्लिश न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स को आप स्टडी कर रहे थे. अभी देयर आर रीजनल लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस. अब AI इतना डेवलप हो चुका है कि जो 3 साल पहले AI का एफिशिएंसी था और आज का जो एफिशिएंसी है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. अगर मैं 2019 के डेटा पे रिसर्च करके आज वो पब्लिश करूँगा, इट विल बी फॉल्सिफाइड. क्योंकि 3 साल में AI की एफिशिएंसी बढ़ गई है. करेक्ट. तो मुझे अब फिर से दोबारा डेटा कलेक्ट करने के लिए 2022 में दोबारा जाना पड़ेगा. और अगर मैं वो डेटा को जल्दी एनालाइज करके जल्दी रिपोर्ट पब्लिश नहीं करूँ, उसको 2 साल लग जाएंगे, तब तक AI की एफिशिएंसी और बढ़ गई होगी. तो अगेन आई विल बी फॉल्सिफाइड कि ये 2 साल पहले का डेटा है, गलत डेटा का एनालिसिस दे रहा हूँ. आजकल AI ज़्यादा एफिशिएंट हो गया. तो दैट्स वाई द टाइम लिमिट हैज़ टू बी देयर कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया उसको आप 6 महीने के अंदर प्रोबेबली इफ नॉट आइडियली 6 महीने के अंदर आप उसका एनालिसिस पब्लिश कर देना चाहिए. बिकॉज 5 साल पहले का डेटा या 3 साल पहले का डेटा मे नॉट शो द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट टेक्नोलॉजी. पीपल चेंज, ह्यूमन माइंड चेंज, ह्यूमन इंटेलिजेंस चेंजेस, सोसाइटी चेंजेस. जैसे आजकल जो क्या बोलेंगे 7 to 10 या 7 to 12 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, दे एडॉप्ट टू टेक्नोलॉजी वेरी वेल. लेकिन अगर आप किसी ओल्ड एज पर्सन से बात करोगे या फिर 40 ईयर्स का अगर कोई बंदा है, pre-90s में जो पैदा हुए हैं, उनसे आप बात करोगे तो उनके एज में टेक्नोलॉजी नहीं थी. तो उनका टेक्नोलॉजी को लेके जो एडॉप्टेशन का प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो होता है. ठीक है, उनके बचपन में. करेक्ट. उनके एडल्टहुड में मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनके चाइल्डहुड में जब टेक्नोलॉजी आती थी तो एडॉप्टेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता था. लेकिन आज जब आप देखते हो कि एक छोटा सा 7 से 12 साल की उम्र का जो लड़का है, they play games, they play YouTubes, then they have better understanding of the devices which they are using. They may not have the core understanding of that device that an adult has, but they know how to use it and how to use it to their efficient level. जैसे कैमरे हो गया, अब कैमरे सैकड़ों सालों से, बट सेल्फी का कल्चर अभी अभी आया है. सो द पीपल हु आर पोस्ट मोबाइल एरा या फिर मोबाइल कैमरा एरा जो आया, तो एक ट्रेडिशनल कैमरा पर्सन जो है, ही विल क्लिक रियली गुड फोटोज, ही विल हैव रियली गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ अ गुड पिक्चर.
पर एक जो टीनेज लड़का है जो बचपन से ही सेल्फी कैमरा से खेल रहा है, ही विल हैव बेटर सेल्फीज दैन द पर्सन हु इज यूजिंग ट्रेडिशनल कैमराज. करेक्ट. अब ये जो डिफरेंस है ये अगर आपको इस्टेब्लिश करना है तो ये आप पुराने डेटा पे नहीं कर सकते. ये आपको दोबारा जो न्यू डेटा है उसको दोबारा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, उस पर करना पड़ेगा. एंड दैट बिकम्स चैलेंजिंग कि लिमिटेड टाइम पीरियड में कैसे ख़त्म किया जाए. स्पेसिफिकली इफ़ यू आर डीलिंग विद ह्यूमन माइंड, ह्यूमन सोसाइटीज़ और टेक्नोलॉजी, ये दो चीज़ों में ये टाइम कंस्ट्रेंट होना बहुत ज़रूरी है. So, okay, we'll move from Yeah, to another question. It was getting very heavy. I was like, okay. I think you even took a class of us about AI writing. Yeah. तो I remember that time, वो भी 2 साल पहले की बात है. So he was just अपना डेटा थोड़ा एक्सपेंड करने के लिए बच्चों का ब्रेन स्पीक करे, तुम लोग बताओ क्या क्या हो सकता है. Yeah, so maybe obviously, dude. Why not? Because people have different, opinions about this. He's accusing you, in short. I accept it because there are many ideas which comes from a class. Correct. And so, who knows? I asked him a question and he's like, "Whoa, ये भी हो सकता है." But one simple question I have: don't you think our class was a class of idiots? In a certain, to a certain point. When I started, all of us. Yeah. When I started teaching you, you look like I thought that I am teaching to people who have joined a circus. ठीक है. Not even offended. When I entered the class, somebody was wearing colorful clothes. Somebody was entirely bald. Somebody was talking about some kind of radioactive phenomena. Some person was talking about Marvel comics. And there was a huge spectrum that all of you, like if I want to teach science graduates, I know that these people have this kind of understanding of a specific subject. But when I was trying to teach you something, the spectrum of understanding of a specific topic was varied from, let's say, 0 to 100. And there was one person on 0, one person on 1, 2, 3 people on 2. And on every number, you will, I was able to find one person, इसका understanding 100 है, इसका understanding 90 है, इसका understanding ये. एंड इतना ज़्यादा अगर वेरिएशन होता है किसी भी क्लास में तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि भाई शुरुआत कहाँ से करें और ख़त्म कहाँ पे करें. क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट का काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग एक स्टूडेंट को है तो बोलेंगे अरे सर बोर कर रहा है. लेकिन उसी सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग अगर किसी स्टूडेंट का बहुत ही कम है, बोलेंगे वाह क्या सर ने नया चीज़ पढ़ाई है. और मुझे लगता था यार अब मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, किससे खुश करूँ. और द पॉइंट इज़ कि मुझे पढ़ाना या फिर ज्ञान देना सब कुछ अच्छा लगता है, ठीक है. लेकिन अगर आपको एक ही बात 4 बार रिपीट करनी पड़े तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. यू गेट फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि वो सेम चीज़ एक अच्छे जिसको सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पता है उसको पहले बार में समझ में आ जाती है. लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए मेरे को 4 बार अलग अलग तरीके से सेम चीज़ बतानी पड़ेगी. एंड देन वो प्रॉब्लम में मैं फंस गया कि मुझे कुछ चीज़ 3 या 4 बार रिपीट करनी पड़ रही. फिर मेरे को समझ में आया कि शुरू तो बेसिक से ही करना पड़ेगा. देयर इज़ नो एस्केप तुम्हारे क्लास के लिए. एंड टू बी ऑनेस्ट विथ यू दैट क्रिएटेड रियली गुड मैजिक इन योर क्लास एटलीस्ट. जब तुम नए नए आए थे यू आर ऑल टेक फ्रेंडली हिप काइंड ऑफ पीपल, एवरीवन, ठीक है. और बहुत जोश में थे, एंकरिंग करना है, यूट्यूबर बनना है, कैमरामैन बनना है. उस एज में ये सारी चीज़ें बहुत सही लगती है. बट आई वॉज क्लियर कि इनको पता है इनको क्या पसंद है और क्या करना है, बस चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग इनके अंदर डालनी थी. वो जब मेरे को क्लियर हो गया कि अच्छा इनके एटलीस्ट एम्स एंड एस्पिरेशंस इनको पता है, इनको क्या पसंद है वो पता है, अब इनको सिर्फ सोसाइटी का अंडरस्टैंडिंग डेवलप अगर हो गया देन स्किल दे कैन एक्वायर. कैमरा स्किल्स दे कैन एक्वायर, कंप्यूटर स्किल्स दे कैन एक्वायर, राइटिंग स्किल्स दे कैन एक्वायर. अंडरस्टैंडिंग जो मुझे लगता है कि यूजुअली बहुत सारे जो कॉलेजेस है जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है they will give you skills but they do not give you understanding of the matter and the society. तो वहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर फेल हो जाते हैं सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से. तो मुझे लगा कि अगर मैं वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाऊँ तुम लोगों के साथ तो काफ़ी अच्छा होगा. तो फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया. मैंने पूरा का पूरा सिलेबस जो था वो तुमको आखिरी मंथ में ही पढ़ाया. उसके पहले मैं तुम लोगों के साथ सिर्फ जनरल डिस्कशंस ही करता था. जनरल डिस्कशंस एज इन देयर वर फ्यू टॉपिक्स which
was from my point of view was very important, जो सोसाइटी के अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हारे लिए काफ़ी ज़रूरी था, जस्ट बिकॉज वी वर फ्रॉम मीडिया इंडस्ट्री. करेक्ट. तो जो आइडियोलॉजीज थी, जो फिलोसॉफीज थी, फिलोसोफर्स थे, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं था. बट मुझे लगा कि ये एक अच्छा मौका है, ये एक अच्छा सब्जेक्ट है जहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग मैं तुम्हारी तुमको इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ इन सारी चीज़ों से. बाद में तुमको पिक करना है नहीं करना है वो स्टूडेंट पे छोड़ देता है. एंड दैट रियली क्रिएटेड मैजिक, जो बाकी बैचेस के साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाया, क्योंकि उनको उतना टाइम नहीं दे पाया. तब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई थी. तुम्हारे साथ मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया और इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा अच्छे से हम लोग बात कर पा रहे थे. तो मोर देन 50 to 60% लोगों का एक साल के अंदर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है. तुम दोनों थे उसमें. और हु वाज दैट पर्सन? प्रतीक था उसमें, रोहन था. और सी, आप क्लासरूम के अंदर कमेंट पास करते हो, वो कमेंट का जो स्टैंडर्ड है ना, वो भी बताता है कि आप कौन से लेवल पे सोच रहे हो. कमेंट पास करते हो मतलब इफ़ यू क्रैक ए जोक, अगर वो एक स्लॉपस्टिक काइंड ऑफ अ जोक है तो पता चलेगा कि अरे इसका लेवल क्या है. लेकिन अगर वो एक इंटेलिजेंट जोक है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि वो इसका अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक पे बेहतर है. और उससे पता चलता था कि तुम किस लेवल तक चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हो. दो यू आर टेकिंग इट लाइटली, बट तुम जिस तरीके से काउंटर कर रहे थे या फिर अपने दोस्तों के बीच में जोक्स करते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग उन चीज़ों के बारे में कैसी है. एंड दैट गेव मी रियली गुड सेटिस्फैक्शन दैट ओके, इनका अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सोसाइटी को लेके अच्छा डेवलप कर पाया हूँ. I think not only it did only work for us, it worked for him as well, because what happened is so he used to do these discussions, right? So we came to an understanding कि वो सब तो ठीक है, सर हमारे हैं बहुत cool. ठीक है. So we up talked him everywhere. ठीक है, as a batch, ना अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, as a batch. So मैनेज से लेकर डिज़ाइन तक सब सर को जानते हैं. ठीक है, सब लोग. एंड अब इस चक्कर में क्या हो गया, सो ये हमारे साथ हुआ, ये मैं आपको शायद बताया नहीं. सो वी डिड इन 2020 when corona hit, so we started this interview thing. So I interviewed sir under VScan Vibes. At the time I was working with them. So I was working with them and मैंने सर को इंटरव्यू किया. क्या एंगेजमेंट भाई 20 के नीचे जा ही नहीं रहा व्यूअरशिप. और तब हमारा कितना 200-300 फॉलोअर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा. ठीक है, तब 20 के नीचे फॉलोइंग नहीं जा रहा. सर को विश्वास नहीं. सब बोलता बट बढ़िया यार. सर ने मुझे बोला 20 क्या बात कर रहे. हाँ, कॉन्स्टेंटली 20. सर इज नाइस. The thing was कि I don't know it worked in my favor or not, but I really enjoyed with you guys specifically at MIT ADT University. बट प्रॉब्लम ऐसा, ये प्रॉब्लम बोलो या पता नहीं इसको क्या बोलेंगे, ये तुम्हारी ट्रोल पेजेस चलते थे. तुमको पता है क्या रहेगा? MIT ट्रोल्स. एंड देयर वर 3-4 क्वाइट पॉपुलर ट्रोल पेजेस. और वो मेरे को मैसेज कर रहे, सर मैं आपको जानता हूँ. मैं बोला भाई मैं Rand Gone Wrong was there, और उसके बाद वो MIT troll something 69 was there, and these some people were not from ISBJ. Yeah. And I was okay with it because what I do in my personal life nobody should care about. Correct. But sometimes what happens is like association with such people might land you in a position where you become answerable. Oh, yeah. You are a teacher, and what type of examples you are setting for other people. So I am pro freedom of speech. Okay, I am in favor of absolute freedom of speech, which has become a really debatable point in today's era. But I believe कि if you're not speaking enough, your capacity to understand and your capacity to evolve gets restricted if you're not speaking, or if you're not speaking your mind. If somebody is stopping you from speaking, आपका अंडरस्टैंडिंग वहीं तक आएगा. आप सोचोगे ही नहीं. अगर आपको बोलना नहीं है तो आप सोचोगे ही नहीं. या फिर अगर आपको लिखना नहीं है तो आप सोचोगे ही नहीं. तो यू रिस्ट्रिक्ट योर माइंड सबकॉन्शियसली. तो आई एम प्रो फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्युटली इन दैट मैटर ऑफ फैक्ट. तो मुझे लगा कि यार अगर कोई मीम बना रहा है तो इट्स ओके, अगर कोई किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है तो इट्स ओके, अगर कोई किसी के ऊपर जोक कर रहा है तो इट्स ओके. सो आई वॉज प्रो मीम पेजेस एंड ऑल. बट देन व्हाट हैपेंस इज लाइक, अगर किसी ने ISBJ के डायरेक्टर के ऊपर कोई जोक बना दिया
एंड हमको पूछा कि, या फिर ऐसा डिस्कशन हुआ कि तुमको पता चला क्या, तो शक्ल तो अपनी ऐसी है भाई कि अपन बोल देते हैं कि हाँ पता है, और सबको पता है कि स्टूडेंट्स लोगों से काफ़ी अच्छा रैपो हमारा बिल्ट हो चुका है, और हमको बोला कि किसने किया है, बोला तो वहाँ पे हो जाती है प्रॉब्लम कि कैसे कैसे तुम्हारे स्टूडेंट्स है, कोई बाउंड्रीज नहीं जानते, कोई एथिक्स नहीं जानते, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, इन सिस्टम का रिस्पेक्ट नहीं है। मौखरी में एक हमारे बहुत सीनियर टीचर थे, या फिर एक एकेडमिक हायरार्की में सबसे ऊपर जो आता है, उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारे स्टूडेंट ने मौखरी बना के रखी हुई सिस्टम की। मैंने मन में बोला हाँ मैंने सिखाया है। एंड टू बी ऑनेस्ट विथ यू, वहाँ पे मुझे लग रहा था कि मैं इनको बोल देता हूँ सर कि आपने हरकतें वैसी की है तो मजाक तो लोग बनाएंगे ही। सही बात है। ठीक है, तो आई डिफेंडेड माई स्टूडेंट्स इन एवरी मीटिंग कि अगर मुझे लगता है कि किसी ने कोई रैप बना दिया है, या किसी ने कोई मीम बना दिया है, कोई जोक बना दिया है, तो जोक इज़ मेंट टू बी एन्जॉयड और अंडरस्टूड कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। मे बी अगर वो तुमको गाली दे के बोलता तो तुमको उस चीज़ का ज़्यादा अच्छे से रियलाइजेशन होता। जस्ट बिकॉज उसने जोक करके बोला है, उसने आपकी रिस्पेक्ट ही रखी है कि उसने आपको गाली करके वो नहीं बताया कि तुम किस तरीके का स्टुपिडिटी कर रहे हो। वो जोक करके बता रहा है, दैट मीन्स वो आपकी रिस्पेक्ट रख के बता रहा है। गाली दे के बता रहा होता तो फिर वो क्रिमिनल हो जाता, पर अगर वो जोक करके बता रहा है तो वो आपकी रिस्पेक्ट रख के ही, मर्यादा रख के ही आपसे बात करना चाहता है कि ओके लुक इनटू दिस मैटर, दिस इज़ वेयर यू शुड आई थिंक अबाउट इट एटलीस्ट, इफ नॉट डू समथिंग अबाउट इट। तो दैट वाज रियली डिफिकल्ट फेज बिकॉज वी कम फ्रॉम अ लिबरल वैल्यू सिस्टम, जहाँ पे हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इन चीज़ों को, ये कोर वैल्यूज़ है हमारी मीडिया की स्पेसिफिकली। और अगर मैं स्टूडेंट लेवल पे ही उसको दबाने की कोशिश कर दूँ तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी भी सिस्टम को क्रिटिसाइज करने के लायक बचेगा। करेक्ट। तो वो मुझे ठीक नहीं लगा। तो आई थिंक दिस हाइड्स अंडर द एक्सप्रेशन ऑफ रिस्पेक्टिंग पीपल, होता है ना, सो यू ऑप्रेस पीपल बाय सेइंग दैट रिस्पेक्ट अस, ऐसा ये वहीं पे यही हो रहा है। सी द ऑपरेसर्स का बहुत फनी है, दे डिमांड रिस्पेक्ट, दे डोंट अर्न रिस्पेक्ट। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगर कोई किसी भी सिस्टम में, अगर आप कहीं पे भी जाओ, फ्यूचर में आप स्टडी करने जाओगे या किसी भी सिस्टम में जाओगे, जस्ट बिकॉज वो आपसे 10 साल बड़ा है या फिर आपके पोजीशन में आपसे सीनियर है, अगर वो बोल रहा है कि मुझे उस वजह से रिस्पेक्ट करो, दे डोंट डिजर्व रिस्पेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर उन्होंने कोई काम अच्छा किया हुआ है तो फिर डेफिनेटली उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। पर क्या उनका काम, जस्ट बिकॉज इज़ अ रिस्पेक्टेबल पर्सन, क्या उनका काम क्रिटिसाइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? तो डेफिनेटली करना चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि करना ही चाहिए। उसी से सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, उसी से एक्चुअली ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन सोसाइटी इवॉल्व होती है। अगर आपने क्रिटिसाइज करना बंद कर दिया तो फिर देयर इज़ नो ग्रोथ, और देयर इज़ वेरी स्लो ग्रोथ। सर एक क्वेश्चन था कि ये हाउ डिड यू गेट इनटू टीचिंग एंड व्हाई डिड यू गेट इनटू टीचिंग, टू बी वेरी स्पेसिफिक? दैट्स वेरी, ये सब लोग मुझे पूछते हैं। वेरी पर्सनल? नो, नॉट इट, ऑफ कोर्स इट्स अ पर्सनल जर्नी, बट अब मैं, मेरी जो उम्र है या फिर मेरी जो एरा से मैं गुजरा हूँ, वो एरा था द पीरियड ऑफ ग्रेट चेंज। ग्रेट चेंज मतलब क्या? लोग बहुत कंफ्यूज थे। सोसाइटी बोलती थी कि आपको करना है या तो इंजीनियरिंग या तो मेडिसिन। तो जिसको कम मार्क्स मिल रहे हैं वो भी किसी कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा है, जिसको साइंस में अच्छा मार्क्स मिल रहे हैं वो भी इंजीनियरिंग कर रहा है। अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं मतलब जिसका साइंस का अंडरस्टैंडिंग अच्छा है वो भी साइंस में इंजीनियरिंग कर रहा है या मेडिसिन कर रहा है। जिसका अंडरस्टैंडिंग उतना अच्छा नहीं है वो भी किसी तरीके से इंजीनियरिंग करना चाहता है ताकि अच्छा जॉब मिले। लेकिन ये होता क्या है, हो क्या रहा था उस टाइम पीरियड में कि एक म्यूज़िक में पैशनेट इंसान भी इंजीनियरिंग कर रहा था क्योंकि अच्छा जॉब चाहिए था। एक जिसका राइटिंग अच्छा है वो भी इंजीनियरिंग कर रहा था या मेडिसिन कर रहा था, और जिसका साइंस का अंडरस्टैंडिंग अच्छा है वो तो कर ही रहा था। तो और सोसाइटी इस तरीके से हमारी डिज़ाइन हो चुकी थी उस टाइम में कि अच्छे जॉब्स, जो अभी भी है, कि अच्छे जॉब्स सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स में या इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड्स में या मेडिसिन रिलेटेड फील्ड्स में ही, मनी वाइज। ठीक है,
और उसको मिल गया एक अलग तरीके का रिस्पेक्ट. सो इवन इफ यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक बट यू क्रेव फॉर रिस्पेक्ट, तो पूरा का पूरा एक जनरेशन ही आर्ट्स और कॉमर्स के एंटी हो गया था. स्पेसिफिकली हमारे जो टाइम के बैच थे, आई एम टॉकिंग अबाउट 90s किड्स. एवरीबडी वांट टू बी अ इंजीनियर और डॉक्टर, एटलीस्ट वांट टू बी इन सम काइंड ऑफ इंजीनियरिंग वर्क. तो आर्ट्स और कॉमर्स को गिनता नहीं था कोई. मेरा बिकॉज मेरा बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग था कंप्यूटर्स को लेके, सो आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन इंजीनियर. पर जब मैंने इंजीनियरिंग शुरू की तो मैंने एजुकेशन सिस्टम को देखा. कोई मुझे ये, जब मैं अपने टीचर्स को सवाल पूछता था कि ये स्पेसिफिक कंप्यूटर का ये स्पेसिफिक डिवाइस है, ये कैसे काम करता है, वो क्या काम करता है, वो मुझे सब लोग बता रहे थे क्योंकि वो विजिबल था, वो सबको दिख रहा था. लेकिन एक स्पेसिफिक चिप कैसे इंटरेक्ट करती है या कैसे काम करती है, उसका बेसिक कोर क्या है, बेसिक फ़िलॉसफी क्या है, उसको डिज़ाइन कैसे किया होगा इन फर्स्ट प्लेस, उसके जवाब मुझे इंजीनियरिंग में नहीं मिल रहे थे. तो धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि ये एजुकेशन सिस्टम में मुझे जो जवाब चाहिए वो नहीं मिलने वाले. तो मेरा एजुकेशन सिस्टम को लेके रिस्पेक्ट जो था वो वैसे ही कम हो गया. तो मैं खुद से ही फिर चीज़ें पढ़ने लगा और अंडरस्टैंड करने लगा. फिर मैंने एक और चीज़ फेस की या समझी कि इंजीनियरिंग जो जॉब्स होते हैं, इंजीनियरिंग जॉब्स वर एज पर माई अंडरस्टैंडिंग इन दैट एरा वर वेरी मैकेनिकल. क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया इज़ अ सर्विस बेस्ड IT इंडस्ट्री. यहाँ पे अभी अभी आप देखोगे कि ऐप्स वगैरह आ रहे हैं, खुद से लोग डिज़ाइन कर रहे हैं. लेकिन पहले जितनी भी बड़ी कंपनीज थी वो सारी सर्विस बेस्ड थी. मतलब प्रोडक्ट किसी और देश का, आप सिर्फ उनका डेटा हैंडल करो, आप सिर्फ उनको मेंटेन करने के लिए सर्विस दो. तो मुझे उस टाइम पे लगने लगा कि यार ये तो अच्छा काम नहीं, ये तो आप सिर्फ जा रहे हो और किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वो भी कुछ इंटेलेक्चुअल उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मौका नहीं मिल रहा है, आपको कोर जो उसका प्रोडक्ट है उस पर काम करने का मौका नहीं मिल रहा है. तो मेरे मन में वो थोड़ा सा नेगेटिविटी आ गई कि यार मुझे ये काम तो नहीं करना है, मैं करूँगा तो कुछ आई वॉन्ट टू मेक समथिंग और बिल्ड समथिंग. तो मेरा इंटरेस्ट फिर उसमें से धीरे धीरे कम हो गया. इंटरेस्ट मतलब कंप्यूटर से इंटरेस्ट नहीं, वर्किंग इन इंजीनियरिंग फील्ड कम हो गया. लेकिन फिर जब मेरा एजुकेशन सिस्टम को लेके थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हो गया था, तो मैंने खुद से ही नॉलेज गैदर करना शुरू किया. देन आई केम अक्रॉस डिफरेंट कोर्सेज या फिर डिफरेंट मटेरियल्स. कि फ़िलासफ़ी नाम की भी कोई चीज़ होती है, मीडिया नाम की भी कोई चीज़ होती है. यू कैन राइट फॉर समथिंग, यू कैन डू जर्नलिज्म, यू कैन मेक फिल्म्स, यू कैन रीड अबाउट फिलासफीज, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन माइंड वर्क्स, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी वर्क्स. तो फिर मैंने वो किताबें थोड़ी बहुत पढ़ना शुरू की. तब यूट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं था, तो जो किताबें मुझे मिल रही थी घर के लाइब्रेरी में या फिर किसी और के पेरेंट्स के पास या फिर, तो वहाँ से मैंने अलग अलग तरीके की किताबें पढ़ना शुरू किया. एंड देन आई अंडरस्टूड कि यार इंजीनियरिंग से फैसिनेटिंग तो ये चीज़ है. इफ़ यू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन वर्क्स, तो टेक्नोलॉजी विल बी रिप्लेस्ड. आज कल CD प्लेयर्स थे, आज आपके पहले वॉकमैन था, फिर CD प्लेयर आया, फिर अभी आपके पास iPods आ गए, अभी तो डायरेक्टली मोबाइल से आप गाने सुन सकते हो. द टेक्नोलॉजी विल रिप्लेस, बट वाई पीपल एन्जॉय म्यूजिक इज कॉन्स्टेंट. If you are able to understand कि people enjoy music and why they enjoy it, what is the quality of music most of the people enjoy in India and outside, if you can understand that, तो टेक्नोलॉजी कितनी भी बदले, the core system will remain the same. जैसे in any medium then. Yeah, if I want to सिंपल एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि अगर मैं आप चाहता हूँ कि मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस बेचूँ, तो मेरे को पता है कि कौन से इमोशन को टैप करना है. ठीक है, एक टेक्नोलॉजी वाले बंदे को ये नहीं पता होता है. जो जिसको ह्यूमन सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग है या फिर जो एक ह्यूमन माइंड को समझता है, उसको पता है कि कौन से इमोशन को मैं पिन करूँगा तो ये मेरा प्रोडक्ट फट से खरीद लेगा. तो एक एग्जांपल उसका बहुत सही है कि लाइफ इंश्योरेंस अगर आप बेच रहे हो तो सीधा सीधा डरा दो सामने वाले को कि तू लाइफ इंश्योरेंस नहीं कर देगा तो तेरे फैमिली का क्या होगा, तू मर गया. लाइक दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ, एवरीबडी डाइज. तो अगर तू मर गया, अगर कल ही एक्सीडेंट में मर गया, तो फिर तेरे फैमिली का क्या होगा, तेरे बच्चों का क्या होगा. तो वो डर आपके उसने आपके मन में डाल दिया, तो आप आज नहीं तो कल वो खरीद ही लोगे. तो मुझे लगा यार ये तो बहुत फैसिनेटिंग है, इससे तो कुछ भी करवाया जा सकता है सामने वाले से. इससे फिर आप योर एफिशिएंसी टू लाई ऑल्सो इंक्रीजेस. फिर आपको पता है कि क्या बोलना है, किसके सामने क्या बोलना है और कैसे बोलना है.
अगर ये तरीका आपको आ गया तो फिर वर्ल्ड एक्चुअली इवॉल्व्स अराउंड यू. कम्युनिकेशन स्टडी करने का सबसे अच्छा फ़ायदा मुझे ऐसा ये लगता है कि और ये प्रॉब्लम भी है बहुत बड़ा, पीपल थिंक लाइक दे आर इन कंट्रोल एंड यूजुअली हु इज़ इन कंट्रोल, यूजुअली हम लोग जो यहाँ पे देखते हैं, जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी का, कि यूजुअली द गॉड इज़ इन कंट्रोल. तो आपको एक गॉड लाइक फीलिंग आती है कि अरे इसकी ज़िंदगी मैंने बना दी या इसकी ज़िंदगी में बर्बाद कर सकता हूँ. जब आपको वो गॉड लाइक फीलिंग आ जाती है कि मैंने किसी की मदद कर दी, या फिर मेरे बोलने से इन्फ्लुएंस हो गया, या मेरे बोलने से मैंने चीज़ें बदल दी, तो वो फीलिंग आपको एक अलग तरीके से इम्पैक्ट कर जाता है कि ओके नाउ आई एम इन कंट्रोल. मेक्स यू मोर कॉन्फिडेंट इन लाइफ. मेक्स यू मोर कॉन्फिडेंट नहीं, इट गिव्स यू सम काइंड ऑफ ईगो और सुपर ईगो. इट बूस्ट योर ईगो कि भाई मैं हूँ जो हूँ, मैं हूँ. सो कैन यू ट्रांजिशन इनटू अ लाइफ कोच और अ बाबा फ्रॉम देयर? ये हो सकता है. हाँ, अरे दीज पीपल आर वंडरफुल लायर्स. ठीक है, इन्होंने खुद के लाइफ का कंट्रोल कभी लिया नहीं, और ये लोग बताते हैं कि तुम कैसे अपने लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो. लाइफ कोचेस, ठीक है, लाइफ कोचेस मतलब एक 12वीं पास लड़का मेरे को आके बोलता है आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर. मैं बोला व्हाट, मोटिवेशनल स्पीकर? तो उसने बोला सर मेरा यूट्यूब पे चैनल है, मैं आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं मोटिवेट करता हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ. मैं बोला क्या स्टडी किया है तूने? बोला मैं एम 12th पास, एजुकेशन सिस्टम में मन नहीं लगा तो छोड़ दिया. आई अंडरस्टैंड कि तू अच्छी बातें करता है, आई अंडरस्टैंड कि लोग तुझसे मोटिवेट हो जाता है, पर अगर कोई इंसान तेरे मोटिवेशन वीडियो देख के गलत काम करने के लिए मोटिवेट हो जाए, and you are not in a position to understand what is wrong and right, you may not be able to guide him well और motivate him well कि भाई ये सही है और ये गलत है. उसके लिए आपकी कोर वैल्यूज़ या फिर आपके कोर अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज़ को लेके होना काफ़ी ज़रूरी है. तो ये जो लाइफ कोचेस होते हैं, उन्होंने लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी नहीं होती है, मतलब बहुत जल्दी जस्ट बिकॉज टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स दीज काइंड ऑफ थिंग्स वेरी वेल, वो लोग ये चीज़ों में पड़ जाते हैं. और the people who are audiences, they do not understand कि भाई इसने खुद ही लाइफ में कुछ देखा नहीं है, इसको क्या पता कि एक मदर को लूज़ करने का दुख क्या होता है, इसको क्या पता कि मेरा पैर अगर फ्रैक्चर हो गया है तो मैं एक पैर पे कैसे सर्वाइव करता हूँ. he may not have that understanding, he may not understand what you are going through. he will say कुछ नहीं होता, तुमको हमेशा काम करते रहना है, तुमको हमेशा जोश में रहना है. अरे भाई तेरे लिए बोलना बहुत आसान है, मैं कौन से पोजीशन पे हूँ उससे मेरे को निकलने के लिए क्या करना है, यू वोंट बी एबल टू टेल मी. उसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट जो ट्रेंड होते हैं वो साइकी समझने के लिए, या फिर साइकोथेरेपिस्ट जो होते हैं उसके पास ही जाना पड़ेगा. दे कुड बी योर कोच अंडर दैट स्पेसिफिक सिचुएशन. और हर चीज़ का जवाब ये इंडियन सोसाइटी या फिर एक्चुअली दुनिया में हर जगह पे ही हम लोग देखते हैं, जो चीज़ों के जवाब हमारे पास नहीं होते हैं वो चीज़ों का जवाब हम भगवान से मांगते हैं. तो वी हैव बिकम अ सोसाइटी, और वी हैव एक्चुअली लिविंग इन अ सोसाइटी जो बहुत ही ज़्यादा भगवान पे डिपेंडेंट है कि भगवान एग्ज़ाम पास करा दे, भगवान को जाके प्रे करना है. मेरे को एक लड़की से बात करनी है, उससे मुझे उससे बात करवा दे, उसके लिए भी भगवान के पास जाना है. तो ये जो डिपेंडेंसी भगवान पे जितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तब ये बाबा लोग जो है दे कम इन पिक्चर एंड दे टेल यू कि हाउ टू डू स्पेसिफिक थिंग्स. मतलब भगवान तुम्हारी कैसे मदद करेगा? भगवान कभी मदद नहीं करता. करना जो होता है तुमको ही करना होता है. तो अगर तुमको पता है कि ये चीज़ें कैसी करनी है, तो फिर भगवान कितना भी रोकने की कोशिश कर ले, यू विल डू इट. करेक्ट. ठीक है, अगर तुमको पता है कि पेपर पे ए कैसा लिखना है, तुमको पता है कि उसके लिए पेन लगता है, तुमको पता है कि इंक कैसे बनानी है, तुमको पता है कि ग्रिप कैसी होती है, तो भगवान कितनी भी कोशिश कर ले तुम वो ए लिख के रहोगे, कोई नहीं रोक सकता. ठीक है. फिर कुछ लोग बोलेंगे कि हम सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देंगे, भगवान सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देगा कि तेरा हाथ ही नहीं रहेगा. भगवान ने हाथ दिए. तो सोसाइटी एक्चुअली फियर्स गॉड फियरिंग सोसाइटी है. थैंकफुली अभी उतनी नहीं है, बट हम एक ऐसे सोसाइटी से आते हैं जो गॉड फियरिंग है, गॉड लविंग नहीं है. गॉड लविंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू लव गॉड, गॉड लव्स यू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट गॉड फियरिंग जहाँ पे आ जाता है तो बाबा लोगों की चांदी हो जाती है.
फिर वो अपना खुद का आइलैंड बना लेते हैं, मेक देयर ओन करेंसी फिर हवा से ऐसा तुमको चांदी का सिक्का निकाल के या गोल्ड की चेन निकाल के तुमको चटनियाँ बताएंगे, जिंदगी बदल जाएगी आपकी, अमीर कर सकते हैं. आई डोंट नो, एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता है कि जितना गॉड पे कम बिलीव करो आप उतना ज़्यादा यू बिकम मोर एफिशिएंट. ऐसा मुझे लगता है. because then you take matters in your own hands ना. Matters in your own hands. Then you don't. कि if you fail तो खुद की गलती थी. First hand experience we have all seen. ठीक है. Exactly. और अगर if you pass तो फिर क्रेडिट भी आपका ही मिलता है. Correct. ठीक है. तो भगवान को लेना देना नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो. अगर भगवान है भी तो I don't believe in God, but I'm just saying from the perspective of God कि even if you believe God, you can be God loving, but उस पर डिपेंडेंसी जितना कम कर पाओ आप उतना बेटर है. It's just God has more to do with hope than, like ideally it should be, like it has more to do with hope rather than depending on it. ऐसा. So you have some figure who has established everything. So a God could be anyone. A person can also be God to you. It's a very individualistic and personal thing. Gods. Because you believe it's individualistic thing. That's what I'm saying. So मैं वही बोल रहा हूँ. God has more to do with hope rather than depending upon. At least ideally इतना ये होना चाहिए. That's what I'm saying. ऐसा. So if you depend upon God to land you a great job, नहीं होगा. ठीक है. But if there's someone, like there's a person who you follow, ठीक है, and you have put him like ऐसे God figure है वो मेरे लिए. ठीक है. And you follow कि भाई उनके भी ज़िंदगी में ऐसे कुछ पड़ा हुए थे तो मेरी ज़िंदगी में आए. सो इट गिव्स यू होप कि मैं भी ये ओवरकम कर सकता हूँ अगर वो कर सकता है तो. ऐसा. Who are you reading about these days? I'm not reading about anyone, dude. ये just मैंने बस. No, this doesn't come ऐसे ही. This is okay to have a hope. हाँ. ठीक है. But just because you're having a hope about something does not mean कि God का एग्जिस्टेंस उससे जस्टिफाई हो जाता है. होप आपको देख के सामने मेरे को मेरे स्टूडेंट्स को देख के होप मिलती है. बट आई कैन नॉट से कि अगर स्टूडेंट्स नहीं रहेंगे तो आई कैन नॉट सर्वाइव, या फिर अगर आप स्टूडेंट नहीं रहेंगे तो मेरी होप खत्म हो जाएगी. होप खत्म होना नहीं होना इट इज़ वेरी इंटीग्रल पार्ट. वो अंदर से आती है. वो आपका बिलीफ सिस्टम आप खुद ही डेवलप करते हो. इवन गॉड इज़ अ बिलीफ सिस्टम. बट गॉड सिर्फ गॉड होप पे से आप अगर उसको मैच करने की कोशिश करोगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें और डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि होप तो बहुत चीज़ों से मिल सकती है. तो फिर गॉड का मतलब ही क्या है? होप तो बहुत चीज़ों से मिल सकती है. तो फिर अगर गॉड वाला सिस्टम या फिर रिलीजन सिस्टम अगर सिर्फ होप से जुड़ा होता तो इतना इम्पोर्टेंस उसका नहीं होता. उसको और भी फैक्टर्स है, जैसे जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे लाइफ एंड डेथ. तो डेथ हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है वो चीज़ें हम छोड़ देते हैं भगवान के ऊपर या फिर भगवान जैसी कोई चीज़ के ऊपर, और फिर दैट मेक्स लाइफ ईजी. लेकिन डेथ को समझना है, स्टडी करना है, तो उसके लिए एफर्ट्स लगेंगे. डेथ भगवान के आदमी है बोल के छोड़ दिया तो ख़त्म है. फिर तुम डेथ को समझने की कोशिश ही नहीं कर सकते. जैसे एक टाइम पे क्या हुआ था कि सन एक भगवान है, मून एक भगवान है, जो स्टार्स आसमान में वो एक भगवान है, ऐसा जो थंडर होती है, जो लाइटनिंग होती है वो एक भगवान है, ऐसा बोल के हम लोगों ने छोड़ दिया था. बहुत सालों तक हम यही बिलीव कर रहे थे कि ये भगवानी चीज़ें हैं, ये होती है बस. लेकिन जब थोड़ा बहुत साइंस इवॉल्व हुआ, जब कुछ लोगों ने डेयर किया इन चीज़ों को समझने का, देन दे रियलाइज कि ये कुछ भगवान वगवान नहीं है भाई, ये तो एक मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्ट है जो हमको जो एनर्जी से बने होते हैं, जिनकी वजह से लाइट मिलती है, जिनकी वजह से दुनिया चल रही है. देन उस पीरियड से देन पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ओके नाउ एनीथिंग कैन बी चैलेंज एंड एनीथिंग कैन बी स्टडीड. तो फिर लोगों ने बोला कि वो अगर स्टडी कर रहा है चांद तारों को तो मैं भी कर सकता हूँ. देन दैट्स हाउ एस्ट्रोनॉमी बिकेम सो. एस्ट्रोलॉजी से निकल के हम एस्ट्रोनॉमी तक जैसे कैसे आते हैं, दैट्स बेस्ड ऑन करेज. Really sometimes pity religious people. Okay, is that fair to say on your podcast? बिल्कुल. हमारे यहाँ ज़्यादा ऑडियंस नहीं है, पता नहीं इसलिए. और जिस दिन फेमस हो गए उस दिन पैसा भी होगा मेरे पास. पर जो भी मैं ये बोल रहा था आपको कि so why did you not pick up psychology then?
मतलब ह्यूमन बिहेवियर कुड बी स्टडीड देयर एज वेल ना, व्हाई मीडिया एंड नॉट साइकोलॉजी. एब्सोल्युटली. मेरे को पता था कि ऐसा कुछ सवाल आ सकता है. नहीं, तब जब मैं डिसाइड कर रहा था तब मेरे को भी लगा कि मैं पढ़ के करूँगा क्या. और एक फेज से मैं ऐसे गुजर रहा था कि मुझे लग रहा था कि यार नथिंग इज़ इन कंट्रोल, एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, इंजीनियरिंग पढ़ के मेरे को ऐसे जॉब में पढ़ना नहीं है. तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया. मैंने अपने लाइफ के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए. मैंने किया मेरे को इंग्लिश का प्रॉब्लम था, मतलब इंग्लिश ठीक ठाक थी मेरी, बट कम्युनिकेशन में इंग्लिश मेरा उतना अच्छा नहीं था. तो मैंने कॉल सेंटर में जॉब किया. कॉल सेंटर में जॉब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे इंग्लिश इम्प्रूव करनी थी. फिर मुझे लगा कि यार इंग्लिश इम्प्रूव हो गई, अब इसको कैसे यूज़ में कैसे डाला जाए. तो फिर मैंने सिक्योरिटी सिस्टम्स होती है, सिक्योरिटी सिस्टम्स बेचना शुरू किया. तो सिक्योरिटी सिस्टम्स बेचा. उसके बाद मैं बोला यार इसमें ग्रो नहीं हो रहा है. फिर वो तुम्हारा ये होता है ना पिरामिड सिस्टम, मार्केटिंग पिरामिड सिस्टम, तीन मेंबर बनाओ, दी एम्बे वाला थिंग. ठीक है. तो मैं बोला यार बात करने में तो अपन अच्छे हैं और बेचने का एक्सपीरियंस भी अपने को, तो अपन अब चीज़ें बेच सकते हैं. अब अपन लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. तो वो पीरियड मार्केटिंग बहुत बूम में था कि मार्केटिंग में चले जाओ, पिरामिड सिस्टम, रॉकेट सिंह एरा. नहीं उस बिफोर दैट लाइक वो हुआ फिर रॉकेट सिंह बनी. रॉकेट सिंह केम मच लेटर, उसके भी पहले. आई एम टॉकिंग अबाउट 2008. तो फिर 12th पास. आई वॉज जस्ट फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग, सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में था. तो फिर हमने वो किया. तो देन आई रियलाइज़ कि भाई कम्युनिकेशन इज़ रियली गुड, कि भाई इससे दुनिया को कंट्रोल किया जा सकता है. फिर मैं बोला कि यार अब दुनिया में को कंट्रोल किया जा सकता है तो दुनिया में तो सब गलत है. अपन तो बहुत जोश में थे, अपन जहाँ देखते थे उधर अपने को गलती दिखती थी. एजुकेशन सिस्टम ख़राब लगता था, गवर्नमेंट ख़राब लगती थी, एग्रेरियन क्राइसिस दिख रहा था, महंगाई बढ़ रही थी, करप्शन दिख रहा था मुझे उस टाइम पे. मुझे दिख रहा था स्टूडेंट्स के सुसाइड्स दिख रहे थे, ग्लोबल वार्मिंग दिख रहा था. तब ग्लोबल वार्मिंग बोलते थे, अभी क्लाइमेट चेंज बोल रहे हैं. तो ग्लोबल वार्मिंग दिखता था. मैं बोला यार हर चीज़ में प्रॉब्लम है, लोगों को पता भी नहीं है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं. लोगों को बताना चाहिए. अपन कम्युनिकेशन में है अच्छे, तू नहीं बताएगा तो कौन बताएगा. तो मैंने सोचा कि चलो दुनिया बदलते. दुनिया कैसे बदलेगी? तो दुनिया बदलने के कुछ तरीके होते हैं. एक तो आप दुनिया को या फिर लोगों को आप अमीर कर दो, पैसा दे के आप अमीर कर दो तो उनकी दुनिया बदलती है. या फिर उनको अवेयर कर दो कि ये चीज़ें आपके सराउंडिंग में गलत है, इनको अगर आप कंट्रोल करना सीख जाओगे तो फिर आपका कंट्रोल आपके दुनिया पे ज़्यादा हो जाएगा. जैसे करप्शन, फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर करप्शन दुनिया में कम हो जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जेब में ज़्यादा पैसा बचेगा या आपकी गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा बचेगा, ताकि फिर आपके सामने की जो सड़क है वो बन पाए. तो मैंने कहा कि यार ये डायरेक्शन में जाया जा सकता है. देन आई स्टार्टेड डूइंग जर्नलिज्म. तो जर्नलिज्म का मैंने डिप्लोमा कर लिया. जर्नलिज्म पढ़ता था, मैं समझता था, और आई स्टार्टेड गिविंग बाइट्स टू दिस पीपल, रिपोर्टर्स, कि आपको क्या लगता है ये स्टूडेंटाइजेशन क्यों हो रहा है या एग्रेरियन क्राइसिस से क्या हुआ है. तो अगर आप वो एक सर्कल में पहुंच जाओ तो बार बार फिर आपको बाइट के लिए वो फ़ोन करते हैं. तो न्यूज़पेपर में कुछ ऐसे दोस्त बन गए थे जो बाइट्स के लिए फ़ोन करते थे. तो 1-2-3 बार मैंने वो किया. देन मैं बोला यार अगर करना है जर्नलिज्म तो अच्छे से करना चाहिए. देन आई डिड माई डिप्लोमा इन जर्नलिज्म. 1 साल का डिप्लोमा किया. और मैं बोला ये तो बहुत ही आसान है, ये तो किया जा सकता है और ये इंटरेस्टिंग भी है. और ये करने के बाद जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट देखने के लिए आपको साल भर 2 साल रुकना नहीं पड़ता है. तुरंत हफ्ते भर के अंदर आपने जो लिखा है उसका रिजल्ट आपको दिखता है. तो दैट गेव अ सम काइंड ऑफ बूस्ट, या फिर उसको क्या बोलते हैं, एड्रेनलिन रश, कि यार अपन जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट तुरंत मिल रहा है. तो चीज़ें सॉल्व होने लगी. मतलब किसी के कॉलोनी का कचरे का प्रॉब्लम है, अगर आपने मैंने वो रिपोर्ट की, विदिन 4 days वो कचरा वहाँ से गायब हो गया. एंड देन पीपल स्टार्टेड सेइंग कि थैंक यू फॉर कवरिंग दिस इशू. और मुझे अलग ही जोश आया कि यार अपन एक रिपोर्ट लिख के दुनिया की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. तो फिर मैंने हितवाद नाम का एक पेपर है, सेंट्रल इंडिया का सबसे अच्छा इंग्लिश न्यूज़पेपर इन माय ओपिनियन, वहाँ पे मैंने काम किया साल भर और जर्नलिज्म किया. एंड देन आई स्टार्टेड लाइकिंग इट. और मेरे को लगा यार ये तो बहुत अच्छा काम है, ये बहुत रिस्पेक्टफुल भी काम है, आप दुनिया की मदद भी कर रहे हो, दुनिया बदल भी रहे हो. एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आप यू विल बी एक्चुअली एबल टू change some really substantial problems in the world.
तो मैंने बोला ये सही है, ये डायरेक्शन में जाया जा सकता है। फिर मैंने बैचलर्स किया, बैचलर्स इन जर्नलिज्म किया, और दोनों बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड बैचलर्स इन इंजीनियरिंग दोनों एक टाइम पे ख़त्म हुए। तब मेरे लाइफ में एक डिसाइसिव मोमेंट आया कि अब क्या करना है, अब नौकरी करनी है इंजीनियरिंग में या फिर जर्नलिज्म में नौकरी करनी है, या फिर फर्दर स्टडीज़ के लिए MBA करना है। तो मैंने वो जो टाइम पीरियड था, मेरे को डिसाइड करने में काफ़ी टाइम लग रहा था कि क्या करना है एग्जैक्ट, क्योंकि पैसा तो जर्नलिज्म में था नहीं, और जस्ट बिकॉज आई केम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे थोड़ी बहुत मिडिल क्लास फैमिली थी, तो पता था कि यार इतना पैसा तो लगेगा ही लगेगा सर्वाइव करने के लिए। तो डिसीजन करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी आ रही थी। तो मैंने क्या किया, सारे एग्ज़ाम्स दे दिए। मैंने MBA का एग्ज़ाम दे दिया, मैंने इसका एग्ज़ाम दे दिया, अपने मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का। एक जगह पे मैंने वेब डेवलपमेंट की नौकरी भी शुरू कर दी। तो 1 महीना मैंने वो किया, 1 या 2 महीना मैंने वो किया, एंड देन आई रियलाइज़ कि यार ये इंजीनियरिंग की नौकरी नहीं हो सकती, क्योंकि इट बिकेम वेरी कॉपी पेस्ट थिंग, यहाँ से उठाओ यहाँ पे पेस्ट करो। मैं बोला इंजीनियरिंग का नॉलेज है, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं इंजीनियरिंग की नौकरी में फिट बैठता हूँ या मेरा एप्टीट्यूड इंजीनियरिंग की नौकरी करने का है। तो मैंने वो छोड़ दिया। कोइंसिडेंटली मेरा MBA का एडमिशन हो गया था MIT पुणे में, और मेरे को स्टेट यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म करने का मौका मिला। मतलब देयर वर ओनली 36 सीट्स, जिसमें से आउटसाइड पुणे यूनिवर्सिटी की कॉलेज में मौका मिला, और वहाँ पे सीट्स 3 ही थी जो ओपन कैंडिडेट्स को मिलती है, और उसमें भी 1 फीमेल 1 मेल, और एक डिसाइड होता है कि एक लड़का या लड़की जिसको ज़्यादा मार्क है उसको तीसरी मिल जाती है। तो वो 3 सीट्स में जब मुझे 1 सीट मिल गई, वैसे तो 2 ही सीट्स में, तो मैं बोला यार ये तो सही है। एक तो अपन वहाँ पे उस स्पेसिफिक एरिया में वी आर अमंग्स टॉप 5 टॉप 10, तो मुझे लगा यार, और स्टेट यूनिवर्सिटी है तो पैसा भी कम लग रहा था। तो वो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट हो गया कि मेरे को लगा कि मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए। इस यूनिवर्सिटी से मैं अच्छा अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी का ले सकता हूँ, और फिर इवेंचुअली जो मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ वो और बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं पुणे आया तो मेरा जो पहले एक बहुत ही छोटी सोच थी सोसाइटी को देख के, कि सोसाइटी में सिर्फ करप्शन का प्रॉब्लम है, फार्मर्स का प्रॉब्लम है, चाइल्ड अब्यूज़ का प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम है, ये मुझे सिर्फ प्रॉब्लम्स दिख रहे थे। लेकिन जब मैं पुणे आया, यहाँ के स्टेट यूनिवर्सिटी SPPU से जब मैंने पढ़ाई की, ब्रांडेड इंस्टीट्यूट से, देन आई रियलाइज़ कि भाई हर चीज़ का प्रॉब्लम पॉलिटिक्स है। अगर पॉलिटिकल चीज़ें आपको समझ में आ गई तो फिर ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। तो वहाँ से फिर मैंने पॉलिटिकल फ़िलॉसफी और फिलॉसफी, ये दोनों चीज़ें इंटरवीन करके पढ़ने लगी सोसाइटी से, और फिर और जोश आया कि अब नॉलेज आ गया, अब दुनिया चेंज करते हैं, तो किसी और के लिए काम करने से अच्छा खुद का वेब पोर्टल या खुद का कुछ शुरू करते हैं। तो खुद का वेब पोर्टल शुरू किया और अच्छा काम किया, साल भर तक अच्छा काम किया, अच्छी स्टोरीज़ की। लेकिन फनीली ऐसा हुआ कि जब मैं वो चीज़ें कर रहा था, बहुत ही अच्छा पैसा दे के हम लोग जर्नलिस्ट से, रिपोर्टर्स से अच्छे इश्यूज़ पे आर्टिकल्स लिखवाते थे, अच्छी न्यूज़ कवरेज मिलती थी हमको, न्यूज़ के टॉपिक्स अच्छे मिलते थे। लेकिन जब हम वो पब्लिश करते थे, किसी को उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। लोग सिर्फ ये पढ़ना चाहते थे कि शाहरुख खान के लाइफ में क्या चल रहा है, सनी लियोनी ने कौन से कपड़े पहने, और शरद पवार ने किसको गाली दी, बाला साहेब ठाकरे ने किसको गाली दी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या बोला, राहुल गांधी ने क्या बोला। सिर्फ इतना ही लोग पढ़ना चाहते हैं कि कौन से पॉलिटिकल नेता ने क्या बोला, हीरो हीरोइन ने क्या पहना और क्या खाया क्या पिया, किसको कितने बच्चे हुए। बस जो अच्छे टॉपिक्स है या फिर जहाँ पे सही में अटेंशन की ज़रूरत है, जैसे एक फोक आर्ट है, वो फोक आर्ट इतना ज़्यादा अब लोग प्रैक्टिस नहीं करते कि नाउ इट्स ऑन अ वर्ज ऑफ डाइंग, तो उसको पब्लिसिटी की ज़रूरत है। अगर उसको पब्लिसिटी नहीं मिलेगी तो लोग उसको परस्यू नहीं करेंगे, एंड इवेंचुअली दैट आर्ट विल डाई ऑफ। करेक्ट। तो हमने वो चीज़ 10,000 15,000 रुपये उस पर स्पेंड किया उस स्टोरी पे, और वो हमने पब्लिश की। पब्लिश करने के बाद उसको आए 5 लाइक्स एंड 95 रीड्स। मैं बोला कुछ तो गड़बड़ है, और द क्वालिटी ऑफ वर्क विच आई वॉज प्रोड्यूसिंग, वो तो क्वालिटी वर्क था, उसमें तो ना मैंने पैसा देखा ना मैंने कोई और चीज़ें देखी, और एक अच्छा सब्सटैंशियल आर्टिकल हमने पब्लिश किया।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए फेसबुक एड्स वगैरह भी उसमें मैंने डाली, बट नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन दैट। फिर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे साथ हुए ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। फिर मैंने डिसाइड किया कि दुनिया ही चूतिया है, ये दुनिया को कुछ लेना देना नहीं है, ये दुनिया को आप कितना भी समझा लो, कितना भी कर दो, ये नहीं सुधरने वाले। जो होगा वो होगा ही, इनको अपना चूतियापा करना है तो वो करेंगे ही। कोई भी इसमें आप कुछ कंटिन्यू, आप कितना भी कोशिश कर लो, विद और विदाउट अस, ऐसा आप कितना भी कोशिश कर लो, चूतियापा तो है ही, कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट इज चूतियापा। कितना भी होशियार इंसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, चूतियापा तो रहेगा ही दुनिया में। दुनिया में जी कांस्टेंट नहीं है भाई, सी कांस्टेंट है। सी तो कांस्टेंट है। फिर मैं बोला यार इसमें एनर्जी और टाइम डाल के ना मुझे कुछ मिल रहा है, ना मुझे वो सेटिस्फेक्शन पहले जैसा मिल रहा था कि मैं छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। पर मेरे को समझ गया था कि ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, इसका बेसिस है पॉलिटिकल इंक्लिनेशन या आपकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग सिस्टम की। जब तक वो चेंज नहीं होती तब तक ये छोटी प्रॉब्लम्स कितना भी बदल लो, आज खत्म हो जाएंगी, 2 दिन बाद फिर आ जाएगी। सेम थिंग हैपेंस, कॉर्पोरेटर चेंज होता है अगेन। आप देखोगे कि जो पहले जंगल कट रहा था, फिर आपने न्यूज़ आर्टिकल लिखा, 2 साल तक रुक गया, फिर जैसे ही पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होती है फिर कटना शुरू हो जाता है। मतलब आपने जो मेहनत की वो तो ड्रेन में चली गई, राइट? करेक्ट। बोला यार ये फालतू है, ये टाइम वेस्ट हो रहा है, ये झूठे दिखावे में आप खुद को नहीं रख सकते कि मैंने दुनिया बदली है, क्योंकि दुनिया 2 दिन के लिए बदली है, तीसरे दिन इज बैक टू नॉर्मल नहीं, बैक टू द शिट दे वर इन। बैक जो वो कीचड़ में थे, जो गंदगी में थे, वो वापस वहीं पहुंच गए। तो फिर मैं बोला इसमें टाइम वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर अच्छा, जो बैक टू द क्वेश्चन कि मैं टीचिंग में क्यों आया, फिर मैं सोचा कि यार ये आर्टिकल लिख के दुनिया बदलने से अच्छा है आप शुरू से ही लोगों के दिमाग में या फिर लोगों को आप ये बता सको कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर एक जनरेशन आप क्रिएट कर सकते हो टीचिंग के थ्रू जो अच्छा सोचती है, जो अंडरस्टैंड कर सकती है कि व्हाट इज़ बुलशिट एंड व्हाट इज़ नॉट। बस इतना ही पर्पस था कि पहले मैं सोचता था कि मैं लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। फिर जब मैंने एजुकेशन इंडस्ट्री की तरफ देखा कि मैं बोला कि यार ये एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते जाने से बेटर है आप एक ऐसा जनरेशन ही बना सकते हो जो इन प्रॉब्लम्स को बेसिक लेवल पे, कोर लेवल पे डील करे और होने ही ना दे, और अगर आगे जाती है तो सॉल्व करे सही तरीके से। तो मैं बोला यार ये सही है। एक एक आदमी के प्रॉब्लम सॉल्व करने से अच्छा है कि एक पूरा जनरेशन ही ऐसा ट्रेन कर दो कि वो इस प्रॉब्लम को डील कर पाए, पूरी आर्मी तैयार कर दो। तो देन आई वेंचर्ड इनटू एजुकेशन। एजुकेशन में आया तो आई रियलाइज कि दिस इज़ अ बेटर वे ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड। देन आई कंटिन्यूड इट। पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है टीचिंग करके, बट बहुत सारे लोग होते हैं जो कितना भी आप उनको, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कितना भी उनको अच्छी बातें बता दो, करना उनको वही होता है जो उनको करना होता है। दैट इज चूतियापा। This is how I ended up in teaching. Fortunately मेरे पहले 2-3 साल जो थे, जैसे तुम्हारे साथ एक बैच थी, एक पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, वो शुरुआत की 2-3 बैचेस थी। Now they are doing some really good work on conceptual level, basic level. पैसा कमा रहे नहीं कमा रहे वो डिफरेंट बात है, बट जो काम वो कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो सेटिस्फैक्शन अभी है मुझे। पावर चला गया। कोई गवर्नमेंट का आदमी हमारी बातें सुन रहा है, उसको पता चल रहा है, कैमरे में से देख रहा है ना वो। नहीं भाई, somebody is listening, that's why this kind of... well, falling back to everything, अब सर मुझे आपसे ये पूछना है कि how was your childhood, how did you grow up and where did you grow up, where are you from? ओके, तो चाइल्डहुड के बारे में बहुत सारी चीज़ें तो मुझे याद ही नहीं है। क्या बात? क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक का जो मेरा चाइल्डहुड है, इट वाज वेरी, क्या बोलेंगे, उसमें ऐसे कुछ एडवेंचरस चीज़ें हुई नहीं। अच्छा। तो बहुत ही रूटीन था, क्योंकि मैं मॉर्निंग में 10 to 5:30 मेरा स्कूल होता था। तो आधी ज़िंदगी तो मैंने बेंच पे बैठे बैठे एक ब्लैक बोर्ड को ताड़ते हुए बिता दी, जिसमें मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। इवनिंग में 2 घंटे ट्यूशन, फिर 1 घंटा कुछ तो भी खाना वाना खाया, फिर सो गया। तो ऐसा रूटीन में बहुत टाइम मेरा चला गया, मैं कोई स्किल एक्वायर नहीं कर पाया। समर आता था,
समर में मैं कोई स्किल विल मेरे मॉम डैड की परमिशन हुई या फिर हमारे पास पैसा हुआ तो फिर मैं कोई ड्राइंग क्लास या बास्केटबॉल क्लास, तो वो स्किल मैंने हर समर में एक स्किल एक्वायर किया, लेकिन उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि प्रोफेशन बनाने लायक टाइम में उसको दे नहीं पाया। तो 10th तक की जो थी लाइफ वो बहुत ही अनएडवेंचरस थी, लेकिन 10th के बाद फिर हमने घर चेंज किया और फिर मैं फिर से एक कुआं छोड़ के मैं दूसरे बड़े कुएं में एंटर करता हूँ। और 10th के बाद फिर मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई। 10th के पहले मैं किसी से बात नहीं करता था, ज़्यादा बात नहीं करता था। अगर आप मेरे फ़ोटोज़ भी देखेंगे तो मैं उसमें स्माइल भी नहीं कर रहा हूँ। तो एक्सप्रेशनिज्म जो होता है वो मुझे पता ही नहीं था। Were you like Ted Bundy or something? बॉर्डरलाइन। No. अगर शिफ्ट नहीं करते तो शायद मैं टेड बंटी बन जाता अगर मैं जगह चेंज नहीं करता अपनी, अगर मेरा एनवायरनमेंट चेंज नहीं होता तो। दोस्त लोग थे, 2-3 ही दोस्त थे, लेकिन काफ़ी अच्छे दोस्त थे। तो बात और इतना टू बी ऑनेस्ट विथ यू, हमारे सोसाइटी में 10th तक के स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं होता है क्योंकि वो एक छोटे से क्लस्टर में ही अपना टाइम बिता देते हैं। करेक्ट। ज़्यादा अदर कास्ट के, अदर रिलीजन के, अदर कल्चर के लोगों से वो मिलते ही नहीं हैं 10th स्टैंडर्ड तक एटलीस्ट। तो उनका अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप ही नहीं होता है। बस उनको कार्टून्स दिखते हैं। अगर टू बी ऑनेस्ट विथ यू, अगर घर पे अच्छा एनवायरनमेंट है, बुक्स इंट्रोड्यूस कर दिया तो थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ ली, लेकिन उसमें भी फिर वो कॉमिक्स वाले में अगर फंस के रह गए आप तो कुछ भी डेवलप नहीं होता। तो 10th के बाद फिर हमने जगह चेंज की। जगह चेंज करने के बाद फिर मैं एक बड़े सर्कल में आया, वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे लोग मिले। तो मेरा सर्कल काफ़ी बड़ा था। एक पॉइंट ऐसा आ गया था, ट्यूशन्स इतनी ज़्यादा थी। सवेरे 6 बजे एक ट्यूशन, 7 to 8 एक, 8 to 9 एक, 9 to 10 एक, फिर 11 to 5, 11 to 4 कॉलेज के बाद 5 to 6, 6 to 7 फिर ट्यूशन्स। तो हर ट्यूशन में अलग अलग ग्रुप्स बन गए मेरे। तो मेरे से 5 या 6 ग्रुप्स थे दोस्तों के, जिनके साथ मैं टाइम स्पेंड करता था। अब मुद्दा ऐसा था कि कोई भी इंसान कभी भी ट्यूशन बंक करे तो कहाँ जाना है, तो अक्षय के घर जाना है। बंक करके अगर किसी सड़क पे खड़े रहे तो टीचर वीचर देख लेते थे। तो सब लोग मेरे घर पे आके 1 घंटा बिता देते। ठीक है, तो ऑफकोर्स मैं भी उनके साथ बंक करता था। तो हम लोग भी ऐसे बहुत इलॉजिकल होता था। तो अगर मैं ट्यूशन में और वो मेरे घर, ऐसा नहीं था। तो हम लोग किसी ना किसी बना के मास बंक कर देते। हाँ, क्योंकि मेरे मॉम डैड जाते थे जॉब पे, तो हमारे घर पे कोई नहीं रहता था। तो हम बंक करके घर पे आते थे सीधा, या फिर कभी कभी कुछ खाने पीने चले गए तो चले गए। तो उस चक्कर में क्या होता था, मेरे घर पे पर डे कम से कम 50 लोग विजिट करते थे, कम से कम 50। ठीक, लाइक अ मिनी पॉलिटिशियन। तो मुझे लगा कि भाई ये तो ज़बरदस्त है, अपन इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आया कि यार सही है, अपने को सब दोस्त मानते हैं। तो आई वॉज अ गुड गाय कि मैं सबकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। सब लोग मुझे बता रहे हैं कि मेरे को ये लड़की ने धोखा दिया, मेरे को ये ऐसा हुआ। कोई बोलता है मेरे को ये लड़की से बात करनी है, तो मैं बोलता था चल अपन बात करते हैं, ये करते हैं। तो आई बिकेम लाइक अ शोल्डर टू एवरीवन। वहाँ से मेरी पर्सनैलिटी काफ़ी ग्रो हुई। मुझे लाइक बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, क्योंकि मैं इतने लोगों से रोज़ बात करता था, तो मेरा लोगों का अंडरस्टैंडिंग काफ़ी, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी अच्छा हो गया। और फिर वहाँ से जस्ट बिकॉज आई वॉज गुड इन कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग पीपल, मेरा इंटरेस्ट कम्युनिकेशन में ज़्यादा हो गया। इंजीनियरिंग में काफ़ी हरकतें की है, बहुत एडवेंचरस लाइफ हुई है। I remember one adventure where you burned the uniform in front of the... या सो जैसे मैंने तुमको पहले बताया कि एजुकेशन सिस्टम से मेरे को एक तरीके से चिढ़ मच गई थी, और उस चक्कर में मैं एग्ज़ाम देता ही नहीं था, क्योंकि वो सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। अगर वो सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है और फिर भी आप चिट करके फर्रा करके वो सब्जेक्ट पास कर रहे हो, तो आप दुनिया को तो उल्लू बना लोगे, लेकिन आप खुद को उल्लू नहीं बना सकते। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग या फिर मेरा सोच ऐसी हो गई थी कि अगर वो सब्जेक्ट आता नहीं है तुमको, तो उसका एग्ज़ाम दो ही मत ना। जब तक वो सब्जेक्ट नहीं आता तब तक उसके एग्ज़ाम को अपीयर नहीं करना है। तो ऐसे मेरे 3-4 सेमेस्टर वो सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में ही चले जाते थे कि करना है तो फिर ढंग से पढ़ के करो। तो एक सब्जेक्ट था थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन नाम का। वो सब्जेक्ट अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे को 3 साल लग गए। एक ही सब्जेक्ट मैंने कम से कम 6 बार समझने की कोशिश की है फ्रॉम द फ्रेश,
कभी ट्यूशन लगा के, कभी बुक्स पढ़ के, कभी दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करके वगैरह वगैरह वगैरह। तो एजुकेशन सिस्टम से मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था, स्पेसिफिकली मेरे कॉलेज से, क्योंकि एक बार मेरा एक टीचर से झगड़ा हो गया था। अच्छा। सेकेंड ईयर में मैं उनको पूछ रहा था कि आप ये मेरे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं लिख दूंगा, लेकिन चिप लेवल पे एग्जैक्टली होता क्या है, चिप कैसे एग्जीक्यूट करती है आपके इस प्रोग्राम को, ये मुझे आप समझाओ। जो कि हर एजुकेशन सिस्टम में होता है, लोगों को सिर्फ टूल्स एंड टेक्निक्स पता होती है, उसकी फिलॉसफी या उसके कंसेप्ट पता नहीं होता है। तो शायद, अभी भी मुझे पता नहीं है, तो शायद उस टीचर को वो कंसेप्ट पता ही नहीं थे। और जो कि इसलिए मेरे को इंटरेस्ट था कंप्यूटर्स में, तो मैं सवाल बहुत पूछता था, और उस टीचर को लगा कि मैं उसकी इंसल्ट कर रहा हूँ पूरे क्लास में। तो उसने मेरे को क्लास से निकालना शुरू कर दिया। हर क्लास में वो मेरे को निकालना शुरू, जैसे ही मैं सवाल पूछता था, ज़्यादा एरोगेंट बन रहा है क्या, ज़्यादा होशियार बन रहा है क्या, गेट आउट। तो इंजीनियरिंग में मुझे हर सेमेस्टर में हर टीचर ने कम से कम, अगर हफ्ते के 7 दिन है तो हफ्ते के 7 दिन में से 4 बार तो क्लास से निकाला ही निकाला है। तो मैं बोला यार ये कुछ जम नहीं रहा अपने को, ये टीचर्स, या तो ये टीचर्स पागल है या फिर मैं गलत जगह आ गया हूँ, मेरी गलती है। तो वो फ्रस्ट्रेशन मेरा थोड़ा सा बढ़ गया, और इवेंचुअली फिर मैंने जब सारे पेपर्स अटेम्प्ट किए और मैं पास हो गया, मैं बोला कि अगर मेरे को अच्छे टीचर मिलते तो मेरे को इतना टाइम नहीं लगता ये स्टूपिड सब्जेक्ट समझने के लिए। करेक्ट। मैं एक ही सेमेस्टर में समझ के उन चीज़ों को ईजीली पास कर सकता था, जस्ट बिकॉज मुझे अच्छे टीचर्स नहीं मिले और मेरे को क्लास से बाहर निकालने का एक ट्रेडिशन शुरू हो गया था। तो मैं आधी चीज़ें सुनता था, आधी चीज़ें मेरे को कोई बताने वाला ही नहीं था। तो वो चीज़ें थोड़ी सी मेरे को फ्रस्ट्रेट करने लगी। फिर मैं पास हो गया। पास होने के बाद मेरे को इतना गुस्सा आया, मैं बोला चलो आज यूनिफॉर्म जलाएंगे। तो मैं अपने 8-10 लोगों को, हम लोग जो पास हो गए थे उनको लेके हम लोग कॉलेज के गेट पे गए, और कॉलेज के गेट पे रात में 2 या 3 बजे हम लोगों ने यूनिफॉर्म जलाने की कोशिश की। लेकिन उसमें से 1-2 समझदार था, बोले अरे अरे सब गार्ड लोग जमा हो रहे, निकलते हैं यहाँ से। तो फिर हम वहाँ से निकल गए। सफलता प्राप्त नहीं हुई। हुई अच्छा। उतना किया हमने, पर वो तुरंत करके निकल गया, देख नहीं पाए। तो क्या, और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ कि वो जो एग्रेशन था वो इसलिए भी आया क्योंकि इंजीनियरिंग में बहुत कम बार ऐसा होता है कि आप एक ही सेमेस्टर में 12 सब्जेक्ट्स पास कर पाओ। और मेरे सब्जेक्ट्स, क्योंकि मैं सब्जेक्ट अटेम्प्ट ही नहीं करता था या फेल हो जाता था, तो वो सब्जेक्ट्स का जो बैकलॉग है वो अगले सेमेस्टर में आता है। ऐसे करते पाइल करते करते वो मेरा जो सब्जेक्ट का बंच हो गया, जो बेसिकली 4 या 5 सब्जेक्ट का होता है हर सेमेस्टर में, वो मेरा हो गया था 12। और उसके साथ हो गए थे 4 प्रैक्टिकल्स और 1 प्रोजेक्ट। तो ऐसे 17 सब्जेक्ट्स का बंच हो गया था जो मुझे लास्ट सेमेस्टर में निकालने थे। अगर मैं वो लास्ट सेमेस्टर में नहीं निकालता तो मेरे को 1 साल फिर सेम कॉलेज में बिताने पड़ते। और वो जो 12 सब्जेक्ट, थियोरेटिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल तो खैर निकल जाता है इजीली, तो जो 12 सब्जेक्ट्स थे वो 12 सब्जेक्ट्स का जो टाइम टेबल था वो ऐसा था कि सवेरे 9:30 बजे एक पेपर, दोपहर में 2:30 बजे दूसरा पेपर, और अगले दिन मॉर्निंग में 9:30 बजे तीसरा पेपर। और इंजीनियरिंग के पेपर पास करने हैं आपको, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कम से कम चैप्टर के जस्ट गो थ्रू करने के लिए 2 दिन चाहिए मिनिमम। अगर वो मैथ्स बेस है तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि वो मैथ्स आपको 2 महीने पहले शुरू करना है और फिर आप ख़त्म कर सकते हो, पर वैसे 2 दिन की पढ़ाई में निकलते नहीं थे। तो वो सिचुएशन इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि हाथ ऐसे सूज जाता था, उंगली ऐसे सूज जाती थी लिखते 3-3 घंटे के पेपर होते थे। और मैं बोला यार ये दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप हफ्ते भर के अंदर 12 पेपर निकाल रहे हो। तो मी एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स टुक दैट चैलेंज, और हमने बोला यार करते, तो छोड़ेंगे तो नहीं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल ही हो जाएंगे। सही बात। और अगर वापस हो जाएंगे फिर दे देंगे। तो पर मेरा दोस्त था और मैं तो बोला यार करना है तो इसी में करना है, नहीं तो भूख में गया सब। फिर हमने वो किया, और फिर वो कंप्लीट होने के बाद जो एग्रेशन आया कि भाई अगर ये कर सकते हैं तो फिर दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। और एक्चुअली उसके बाद वैसा हुआ भी। उसके बाद मैं जो भी एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं उसमें मैंने काफ़ी अच्छा ही परफॉर्म किया है, ऐसा मुझे लगता है।
वो वहीं से आया भाई, मतलब वो So maybe your brain started working in a different way. नहीं, You it was started- not about brain, it was about attitude, how you look at the exam. Correct, अच्छा. If you look at the exam as in challenge, then it becomes very interesting. You take it as a challenge कि भाई मेरे को ये करना है तो अभी करना है, फिर then you put efforts on a different level. Actually. लेकिन अगर आप एग्ज़ाम को एक प्रोसेस के साथ देख रहे हो कि आपका पढ़ाई होता है फिर एग्ज़ाम देना होता है, तो देन देयर इज़ नो इंटरेस्ट इन दिस. जैसे क्रिकेट का मैच है, आप क्रिकेट का मैच खेलने जाते हो तो आपका अल्टीमेट गोल होता है भाई जीतना है, इनको दिखाना है कि हमारी टीम कैसी है. वो एटीट्यूड से जब आप खेलते हो तो योर परफॉर्मेंस इज़ वेरी डिफरेंट. लेकिन अगर आपको पता है कि प्रैक्टिस मैच है तो आपका एटीट्यूड वैसा नहीं होता. जैसे वर्ल्ड कप में हम जाते हैं तो हमारा एटीट्यूड बहुत अलग होता है. लेकिन अगर हम कोई गली का मैच खेल रहे हैं या प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं किसी बड़ी टीम के साथ, तो हमारा होता है कि प्रैक्टिस ही तो है, क्या करना है, लाइक दैट. तो एटीट्यूड, टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उससे बहुत चीज़ें पर्सनल लेवल पे चेंज हो जाती है. So, how has your relationship been with your parents? And who supports you more? Is it your mother or is it your father? Very personal. No, it's not personal, but I feel very astonished that you are also Indian, I am also Indian, और हम लोग almost same background से आते हैं. Parents never support you. आप एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो कि पेरेंट आपको सपोर्ट करेंगे आपकी चीज़ों में. सपोर्ट एज सही. पेरेंट्स ऐसे उनका काम ही होता है कि आपको सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उनके दिमाग में एक इमेज होती है कि वो आपको कैसे बनाना चाहते हैं. हर पेरेंट के मन में, इवन इफ आई बिकम पेरेंट टुडे, मे बी मेरे मन में एक इमेज होगी कि मेरा बेटा ऐसा ऐसा होना चाहिए, और वो फिर एक मोल्ड बना देते हैं. उस मोल्ड में ही वो आपको डालने की कोशिश हमेशा करते हैं कि इन्होंने ऐसे ही करना चाहिए, इसने ऐसे ही करना चाहिए. This is how you should behave. दिस इज हाउ यू शुड बिहेव. Behave. दिस फैमिली का नाम यू हैव टू कीप. इज्जत होती है, ये होती है, डुबाओ मत. दे यूजुअली दे नेवर सपोर्ट यू इन एनीथिंग. अगर आपको लगता है कि वो आपको सपोर्ट कर रहा है, दैट मीन्स आप उस मोल्ड में परफेक्टली बैठ गए हो, इसीलिए आपको सपोर्ट मिल रहा है. अगर आप वो मोल्ड से बाहर निकलने का एक भी कोशिश करोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स डोंट सपोर्ट यू. जब तक वो मोल्ड में आप हो तब तक ठीक है. माई पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स इज दैट कि अगर आपने पहले ही मोल्ड बना दिया है तो फिर मैं ग्रो कैसे करूँगा. मेरी कैपेसिटी शायद उस मोल्ड से आउटग्रो करने की हो सकती है, जस्ट बिकॉज आपने मुझे एक मोल्ड में डालने का सोच लिया कि दिस इज़ द आइडियल चाइल्ड और दिस इज़ द आइडियल सिटीजन. तो फिर वो ग्रोथ नहीं होती है. यू जस्ट एक्सपैंड जहाँ तक उसके बाउंड्रीज है. वो बाउंड्रीज को आप एक्सपैंड कभी कर ही नहीं सकते. तो जैसे हर पेरेंट होते हैं, उनके भी मन में एक मोल्ड था ही, अभी भी है, कि एक आइडियल लड़का आईटी में जॉब करता है, उसकी शादी 25-26 साल में हो जाती है, उसका वो सेटल हो जाता है, घर ले लेता है, लैंड का प्रॉपर्टी होता है, सैलरी अच्छी होती है. ये मोल्ड तो है ही उनका. तो सपोर्ट तो नहीं किया बचपन से ही. कभी मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि सपोर्ट किया. जो चीज़ें उनको अच्छी लगती थी वो करने देते थे, जो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी उसमें स्ट्रगल था. हर चीज़ में स्ट्रगल था. मैं थैंकफुल इसीलिए हूँ अपने पेरेंट्स का कि उन्होंने अबैंडन नहीं किया. उनको पसंद नहीं आता था जो भी मैं चीज़ें करता था, लेकिन उन्होंने मेरे को अबैंडन नहीं किया. तो अगर इफ़ यू कॉल इट दैट एज अ सपोर्ट, देन या दे वर वेरी सपोर्टिव कि मैं कुछ भी चुतिया पे करूँ लाइफ में. उन्होंने मुझे अबैंडन नहीं किया. अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें स्टूपिड करता हूँ, या फिर अभी भी मैं उस मोल्ड में फिट नहीं बैठता हूँ जहाँ पे वो बोलते हैं कि ये एक अच्छा सिटीज़न है या एक अच्छा चाइल्ड है, बट अबैंडन नहीं किया. तो इंजीनियरिंग जिद करके मैंने इंजीनियरिंग की थी, जबकि मेरे को मेरे घर वाले कह रहे थे कि यू डू समथिंग एल्स इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स आर्टिस्टिक थिंग्स यू परस्यू दैट. मैं बोला नहीं, मेरे को आईटी में भी उतना इंटरेस्ट है, कंप्यूटर में भी उतना इंटरेस्ट है. तो जिद करके इंजीनियरिंग किया. इंजीनियरिंग करने के बाद देन आई रियलाइज़ कि इंजीनियरिंग बहुत मैकेनिकल है और मुझे मैकेनिकल चीज़ें करनी नहीं है. मैं बोला कि अब मैं इंजीनियरिंग छोड़ देता हूँ, मैं जर्नलिज्म करता हूँ. बहुत ही ज़्यादा हमारे फाइट्स हुई, लेकिन फिर मैंने जब मास्टर्स इन जर्नलिज्म किया, फिर मैं जर्नलिज्म में जॉब भी करता था, तो उन चीज़ों को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये करता वही है जो इसको लगता है, ये अपने मोल्ड में फिट बैठने नहीं वाला. वो चीज़ें, वो उनकी और मेरी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी कि आप मेरे को आप मेरे पे ये मत करो, एनफोर्स मत करो चीज़ें जो आपको सही लगती है. मैं अपना सही गलत मैं डिसाइड कर लूँगा. और उन्होंने मेरे को बस बहुत थैंकफुल हूँ कि फ्रीडम दिया कि मैं जो करना चाहता हूँ वो मुझे उन्होंने करने दिया.
और अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो मुझे अबैंडन नहीं किया। ये 2 चीज़ें उन्होंने मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छी की एक पेरेंटिंग के हिसाब से। तो हमारे बहुत झगड़े होते हैं, मैं मेरे पेरेंट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा फाइट करता हूँ। और अब मुझे पता है, मैं उस कंफर्ट जोन में पहुँच गया हूँ कि मैं इनसे कितना भी झगड़ा कर लूँगा तो ये मेरे को अबैंडन नहीं करेंगे। और उनको भी पता है कि ये कितना भी स्टूपिडिटी कर लेगा, इवेंचुअली ही विल कम बैक टू अस ओनली। तो दैट अंडरस्टैंडिंग वी हैव डेवलप्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंटिंग का ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाना बहुत अच्छी बात है, स्पेसिफिकली इंडिया में जहाँ पे वी लिव इन अ फैमिली स्ट्रक्चर। हम लोग छोड़ नहीं देते हैं अपने टीनेजर्स को कि जा अब अलग ही रहो, अभी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि उनके पेरेंटिंग की बहुत स्पेशल बात थी, जिस वजह से मैं कुछ तो कर पाया अपने लाइफ के साथ। अदरवाइज़ मैं सोचता हूँ कि मैं अगर उनकी बात सुन लेता तो मेरी लाइफ कैसी होती। तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती, मैं मेंटली बहुत खुश होता, क्योंकि ये चूतिया पे मेरे को अफेक्ट ही नहीं करते दुनिया के। करेक्ट। जितना मैं कम सोचता उतना मेरा ब्रेन या मेरी पर्सनैलिटी अनअफेक्टेड रहती दुनिया के चूतिया पे से। जस्ट बिकॉज नाउ आई हैव मेट विथ 100 डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, नाउ आई हैव मेट 100 डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइसिस। मेरा अंडरस्टैंडिंग दुनिया का इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर जितना भी ज़्यादा हुआ है उस वजह से नाउ आई गेट अफेक्टेड बाय थिंग्स टू ऑफनली। सो आई एम वेरी अनहैप्पी ऑन दैट लेवल। अगर मैं उनके मोल्ड में बैठ जाता तो मैं बहुत हैप्पी होता कि भाई दुनिया कुछ भी चूतियापा करे, तू अपना तो सही होता ना तेरा। सही बात है ये, तू अभी सही बात है मत कर। So, you've been living in Pune for quite a while. So, what are your thoughts about the city? How it has changed, how it has evolved in front of you? Oh my god, this city is very stupid. This I city 100% totally agree. This city is very stubborn, very stupid. जब मैं नया यहाँ पे आया तो मैं बोला यार नया सिटी, पहले तो मैं पुणे आने नहीं चाहता था, ठीक है। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका ब्रेकअप मुझसे इसीलिए हो गया था कि बस ब्रेकअप हो गया था एंड इवेंचुअली शी वेंट टू पुणे। उसको पुणे जाना था फर्दर स्टडीज़ के लिए, और फिर हमारा कुछ चीज़ों की वजह से ब्रेकअप हो गया और वो पुणे आ गई। तो पुणे बिकम अ सिटी विच आई हेटेड, नेवर वांटेड टू बी इन पुणे। उसके बाद मेरे कुछ दोस्त हैं, उन दोस्तों से भी मेरा झगड़ा हो गया, इवन दे केम टू पुणे। मैं बोला यार पुणे तो फालतू लोगों से भरा हुआ है, जाना ही नहीं चाहिए पुणे। ठीक है, पुणे जाके मेरे को वही कॉन्स्टेंटली इमोशनल अत्याचार होगा कि यहाँ पे वो भी रहती है, दोस्त लोग भी तुम्हारे वही है जिनकी तुम्हारे साथ एक टाइम पे अच्छा इमोशनल जो चीज़ें थी वो सारी निगेटिव थी पुणे के बारे में। बट मेरे को बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया था, तो आई केम पुणे एंड मैंने बोला कि चलो पुणे को एक्सप्लोर करते हैं। पर पुणे में मैं जहाँ जाता था सबसे पहले मेरे गाड़ी का नंबर देख के मेरे को बोलते थे कि ओ परदेसी मतलब मैं बोलता था अरे मैं तो महाराष्ट्र का ही हूँ, मैं कहाँ से परदेसी हो गया। You were coming from Nagpur. I was coming from Nagpur, तो मेरे गाड़ी का जो नंबर था वो MH31 था। और पुणे का नंबर है MH12 है MH14। That thing right now we have common, हमारी भी गाड़ी का नंबर MH31 है। तो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने मेरे को परदेसी ये ऐसे अलग अलग नामों से बुलाना शुरू किया एंड पीपल लिटरली बुली यू ऑन स्ट्रीट। अगर आपकी गाड़ी का नंबर बाहर का है तो सबसे पहले तो पुलिस वाले आपको साइड में लेते हैं, दैट्स अलग हैरेसमेंट। देन जो यहाँ के लौंडे होते हैं जो लिटरली जिनको ड्राइविंग का कोई सेंस नहीं है, वो यहाँ पे ऐसी गाड़ी चलाते हैं जैसे उनके बाप का रास्ता है। Correct. तो अगर तेरे बाप का रास्ता है तो मेरे भी बाप का रास्ता है। तो आई डोंट गेट बुलिड दैट इजीली, जबकि मेरा साइज़ बहुत ही छोटा है, फिजिकल साइज। तो लोगों को लगता है इसको तो दबा सकते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि मेरी ज़बान बहुत तेज़ है। तो लोग कोशिश बहुत करते हैं बुली करने की। तो मैंने वो बुलिंग यहाँ पे आके थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया। मैं बोला यार ये तो अलग ही चढ़ रहे लोग अपने ऊपर, ऐसे कैसे चढ़ने देंगे इन लोगों को। तो मेरे झगड़े शुरू में 1 महीना जब मैं यहाँ पे था तो मेरे बहुत झगड़े हुए स्ट्रीट्स पे। तो मेरे को समझ गया कि पुणे में अगर रहना है तो लड़के ही रहना है। यहाँ पे अगर आप सुनते रहोगे तो लोग तुमको दबा ही देंगे। बहुत स्टबर्न सिटी है। और यहाँ पे खाने के नाम पे कुछ भी चिपका देते हैं। सांबर वड़ा यूजुअली मूंग वड़े का होता है पैटर्न। जब मैं पुणे आया मेरा सांबर वड़ा बहुत फेवरेट है।
तो मेरा अंडरस्टैंडिंग ये था कि मूंग वड़ा होता है सांभर वड़ा में, तो मैं सांभर वड़ा कैंटीन वगैरह में मानता था, तो उसके अंदर वो आलू वड़ा देते थे। मैं बोला ये क्या स्टूपिडिटी है भाई, सांभर वड़ा में आलू वड़ा क्यों डाल रहे तू? सही में परदेश से आया लग रहा है। तो मैं बोला ये बहुत। देन मैं यहाँ के लोगों से मिला। यहाँ के लोग, लोग नागपुर को मानते हैं कि बहुत ही पॉलिटिकली एक्टिव सिटी है, पर वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं है। नागपुर में आरएसएस राइट विंग का सेंटर है, नागपुर में दीक्षा भूमि है जो पॉलिटिकल सेंटर, अम्बेडकराइट्स जो थॉट प्रोसेस है उनका सेंटर माना जाता है। वहाँ पे आप देखोगे शिवसेना या फिर हिंदुत्व जो पॉलिटिक्स है, यहाँ पे रामनवमी बहुत अच्छे से मनाई जाती है। तो कांग्रेस का वहाँ पे काफ़ी बड़े पॉलिटिकल लीडर्स है। तो वो ऐसा लगता है ऊपर से देखा जाने के बाद कि यार ये तो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव सिटी होनी चाहिए, लेकिन सिटीजन जो है वहाँ के बिल्कुल भी पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, या फिर पॉलिटिकली हेटफुल नहीं है टुवर्ड्स ईच अदर, बहुत ही पॉलिटिकली काम है। वहाँ पे हम लोग, नागपुर के लोग झंडे निकाल के रैलियाँ नहीं करते। वहाँ पे गणपति के मंदिर में पॉलिटिकल झंडे नहीं होते। वहाँ पे रामनवमी में झंडे पहले तो नहीं होते थे, अभी खैर शुरू हो गया है। तो सेलिब्रेशन धार्मिक चीज़ें, कोई गैदरिंग है वो गैदरिंग चीज़ें, पर वहाँ पे कभी भी, जैसे दशहरे के दिन दीक्षा भूमि जो वहाँ का एक सेंटर है जहाँ पे अम्बेडकर ने रिलीजन चेंज किया था अपना और बहुत सारे मासेस का, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग रिमेंबर करने वो उस चीज़ को, धर्म परिवर्तन दिन दशहरे के दिन आते हैं और गैदर होते हैं 10 से 15 लाख लोग, लेकिन बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है। आरएसएस का वहाँ पे शक्ति प्रदर्शन होता है, वो भी काफ़ी पीसफुल होता है, दशहरे के वक्त ही होता है। तो कभी भी हमने पॉलिटिक्स देखा पर पॉलिटिकल हेट्रेड नहीं देखी एक दूसरे की तरफ। लेकिन जब मैं पुणे आया देन आई अंडरस्टैंड यहाँ पे पॉलिटिकल हेट्रेड बहुत है। यहाँ पे कम्युनिस्ट लोगों का अलग ग्रुप होता है, यहाँ पे राइट विंग वालों का अलग ग्रुप होता है, अम्बेडकर राइट्स का अलग ग्रुप होता है, दलित मूवमेंट वालों का अलग ग्रुप होता है। और ये मेरे को समझ में ही नहीं आया पहले कुछ दिन, तो यार ये लोग ग्रुप्स में क्यों बैठे हुए हैं। जब मैं लोगों से कहता था कि आओ मेरे साथ टेबल पे बैठो, विल शेयर फूड, पीपल यूज्ड टू सी कि तुम किसके साथ बैठे हो, देन ओनली विल ज्वाइन। और जब मैं किसी दिन किसी और ग्रुप के साथ बैठ गया तो ये लोग बोलते थे कल तो उनके ग्रुप के साथ बैठा था, आज तो हमारे ग्रुप के साथ बैठा है। एंड देन आई रियलाइज कि ये पॉलिटिक्स यहाँ के एनवायरनमेंट में काफ़ी डीप रूटेड है। इट इज़ नॉट जस्ट पॉलिटिक्स बट इट इज़ पॉलिटिकल हेट्रेड एज वेल इन देयर ओन सबकॉन्शियस। आप एक दूसरे के साथ बात कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो पोलाइटली, पर वो अंदर से सबकॉन्शियसली दे कैटेगराइज यू इन सम काइंड ऑफ ब्रांच। तो ब्राह्मणिकल ग्रुप अलग बैठता है, हिंदी लैंग्वेज वाला अलग बैठता है, इंग्लिश लैंग्वेज वाला अलग बैठता है, मराठी रूरल अलग बैठता है, अम्बेडकर अलग बैठता है, कम्युनिस्ट अलग बैठता है, हिंदुत्ववादी जो आजकल हम बोलेंगे वो अलग बैठता है। और ये बिकॉज आई केम फ्रॉम अ साइंटिफिक स्टडी या फिर एक साइंस बैकग्राउंड से मैं आया, तो इंजीनियरिंग वगैरह में कुछ नहीं होता है, आइदर यू आर अ टॉपर और यू आर अ फेलियर, दो ही ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे। और यूजुअली ये दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उनको अपनी अपनी जगह पता होती है। यहाँ वो स्ट्रगल नहीं है वहाँ पे कि मैं टॉपर। जो फेलियर है वो मान लेता है कि भाई मैं फेलियर हूँ, तू टॉपर है भाई, मेरे को नोट्स दे दे, ठीक है, एक्सेप्टेंस है। लेकिन पुणे के सर्कल में क्या होता है, यहाँ पे मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तुझसे बेहतर है, वो कॉन्स्टेंट स्ट्रगल यहाँ पे होता ही है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि दुनिया में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सस्टेन कर जाती है एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुली। पुणे में मैंने देखा कि ये स्ट्रगल, यहाँ पे एग्जिस्टेंस का स्ट्रगल बहुत है कि मेरी आइडियोलॉजी अच्छी कैसे है, और वो इस्टेब्लिश करने का काम हमेशा यहाँ के लोग बहुत ही एग्रेसिवली करते हैं। तो दैट्स व्हाई आई फाइंड इट वेरी स्टूपिड कि भाई कौन सा तुमने इस्टेब्लिश कर दिया कि तुम्हारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अच्छी है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अभी तक किसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ही नहीं पाई है, कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। करेक्ट। तो मेरे को लगा कि यार तो यूजलेस चीज़ों के लिए तुम क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो। झगड़ा करना है, डिबेट कर सकते हैं, बट झगड़ा करना इज़ वेरी यूजलेस। Okay, we'll move on from that topic. I have one question for you. So, how do you consume entertainment? What do you watch? What is your favorite thing to watch? And now, अभी आपने हमें थोड़ी देर पहले बता दी you are up until 3 o'clock in the morning. So, what are you watching these days? I watch जो भी अवेलेबल है,
Like मेरे को स्पेसिफिक चॉइस नहीं है कि आई विल ओनली वॉच नोलन्स फिल्म्स और So are you समथिंग. mindlessly watching things? No, I don't watch mindlessly. हाँ मतलब तो He's not watching teen drama as well on a regular basis. No, not on regular basis, but So you do watch teen drama sometimes? sometimes I'm in a mood to watch nonsense teen drama. क्या? And I आज तेरा watch दिल it. टूटेगा. ठीक है, और मैं वो देखता हूँ. Do you watch the Kardashians or something ऐसा? I have watched Kardashians जब वो नया नया आया था तब. अच्छा. ठीक है, क्योंकि it's a reality TV. Reality TV fascinates me because it's again about people, how people react, how people do. So Big Boss, Kardashians. वो कौन सा एक है जिसमें वो लव मेकिंग मैच मेकिंग होता है. Swayamvar, Love Island, all those things. MTV वो सब. Love Island one season I have watched. Splitsvilla I have watched. Roadies I have watched. I usually like to see how people react in real life situations. और लोगों को गाली देने में तो वैसे ही मजा आता है कि तुम चूतिए हो. All the more reason to hate you. और reason तो I enjoy that कि कैसे लोगों की गलतियाँ दिखाई जाए कि तू चूतिया, तू थोड़ा कम चूतिया. इस रीजन की वजह से. हाँ. तो तू थोड़ा कम चूतिया तो फिर इंस्टाग्राम पे जाना, देखो फॉलो करना, फिर 2-4 फोटो को लाइक करना, फिर अनफॉलो करना. वाह. तो ये चीज़ें होती है लाइफ में. ठीक है, और ठीक है, दैट्स ओके. तो मैं चीज़ें जो भी मुझे अवेलेबल होती है वो मैं चीज़ें देखता हूँ. बट आई रियली एन्जॉय इंटेलिजेंट फिल्म्स. नोलन फिल्म्स आई रियली एन्जॉय. स्पेसिफिकली 1980s से 1995 तक जो या फिर 2003-4 तक की भी कुछ जो फिल्में हैं, दे आर रियली गुड. लेकिन उसके बाद पता नहीं सडनली वी हैव बिकम अ कल्चर जहाँ पे माइंडलेस चीज़ें ज़्यादा चलती है. एक हीरो होता है, वो आता है, बचाता है और झाड़ियों के पीछे गाना गाता है फिर पक जाता है. I think we have redefined the definition of what a spectacle looks like on screen Yes. when it comes to movies that we have today. Yeah. I mean, if you remember, we used to have films like Fight Club, Trainspotting. Each country had their own Absolutely, different yes. defining films of those eras. मेरे को एक बात बताओ, लास्ट टाइम हिंदी फिल्म में तुझे सबसे अच्छी पिक्चर कौन सी लगी है जो तुझे लगता है कि यार ये बहुत ही इंटेलिजेंट फिल्म है, या फिर अपीलिंग फिल्म है? अपीलिंग फिल्में इंटेलिजेंट कभी होती है कभी नहीं होती है, बट अपीलिंग होती है कि यार ये अपीलिंग है. यू कैन कॉल इट अ क्लासिक. I can call it a classic. अनुराग कश्यप की अगली. सेम है, वही बोल रहा Ugly. था. अगली बोल रहा था. Ugly is one, but if in a commercial basis, if you're talking about no, not in a commercial way, In just any artistic way. artistic way, I would call Master, and the recent one was Vikram. To put it in a broad spectrum of even entertainment as well as good storylines and properly given treatment on screen and all those मास्टर और विक्रम के बारे में बात करेंगे तो मेरे को नहीं लगता बहुत लोगों ने उसको देखी होगी. things. No. ठीक है, Not many people. बट एक जैसे अगली है, अगली इज अ रियली गुड फिल्म. Yeah. Yeah. उसका सिनेमाटोग्राफी अच्छा है, स्टोरी लाइन अच्छा है, परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छे हैं, एडिटिंग भी बहुत अच्छा है. ठीक है, लेकिन वो भी देख अनपॉपुलर है, बहुत कम लोगों ने देखी होंगी तो अपने जैसे जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं Yeah. वही हो गया. Or even the season 1 of Sacred Games. Yeah, that was Sacred good. Games. Season 2 was. सीक्रेट गेम्स भी लेकिन ठीक है, लाइक आई वुडंट से कि इट कैन बी कॉल्ड एज क्लासिक्स, बिकॉज अगर वेब सीरीज को कंपेयर करना है तो फिर बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज है जो लाख गुना बेटर है सीक्रेट गेम से. Correct. हम सिर्फ जस्ट बिकॉज वो इंडिया में बनी, उसमें एक अच्छा एक्टर है, एक अच्छा डायरेक्टर है, दैट कैन वी कॉल इट अ क्लासिक? आई डोंट थिंक सो. Not yet. Not yet. And we have just started exploring web series का domain. That space. Yes. तो उस 1 or 2 year के इसमें it was a good series, ऐसा मैं मान सकता हूँ. Classic maybe not. What do you think is The last film which I remember, like which is a really good film, was Rang De Basanti. Okay. Like it has really good performances, really good storyline, really good impact. Editing बहुत अच्छा था उसका, और जो इम्पैक्ट इट क्रिएटेड, इट पूरा का पूरा जनरेशन का माइंडसेट पॉलिटिक्स को लेके बदल ही गया. Absolutely, yeah. लाइक पीपल वर एंटी पॉलिटिक्स बिफोर दैट. नोबडी वांटेड टू चेंज एनीथिंग. एवरीवन वांटेड टू बिकम an engineer of medicine and they just want to earn money and live their lives. But they didn't realize कि मेरा भाई अगर पायलट है या मेरा भाई अगर कोई भी और काम कर रहा है तो हाउ इट अफेक्ट्स आवर लाइफ्स. तो हमारा दुनिया को, या हमारी दुनिया छोड़, हमारी कंट्री या हमारी कंट्री के पॉलिटिक्स को देखने का जो नज़रिया
उस फिल्म ने चेंज कर दिया, एक मूवी ने ही चेंज कर दिया। उसके बाद आप देखोगे इतने ज़्यादा एजिटेशंस बढ़ गए कोई भी लेवल पे। अब एक नॉर्मल पर्सन जिसको दुनिया से बहुत कम इंटरेक्शन होता है, जो सिर्फ 9 to 5 जॉब करता है, घर आता है, खाना खाता है, सो जाता है, वो भी संडे को किसी ना किसी इशू के बारे में ट्वीट कर देगा या किसी ना किसी टॉपिक पे बात रख देगा अपनी। कभी मौका मिला तो एंटी करप्शन एजिटेशन, RA का एजिटेशन हुआ, वहाँ पे चला जाएगा, कंट्रीब्यूट करना सोसाइटी या पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ शुरू कर दिया। एंड आई थिंक दैट वाज वन चेंजिंग मोमेंट फॉर द यूथ। The questioning part of our as a citizen has become even more, has rather seen a boom since all these films came around. और हर जनरेशन में एक ऐसी फिल्म आ ही जाती है जो उस पूरे जनरेशन को रीडिफाइन कर देती है। एंग्री यंग मैन प्रीवियस जनरेशन में वो था कि एक गरीब इंसान कैसे सोसाइटी को चैलेंज कर सकता है और उसमें भी कामयाब हो सकता है। दैट चेंज्ड। उसके पहले राज कपूर की फिल्म्स थी जिन्होंने इंडिया में ब्रदरहुड और सोशलिज्म के जो प्रिंसिपल्स है कि मैं आधी रोटी खाऊंगा, एक रोटी मेरे पास है तो एक रोटी में से आधी रोटी मैं खाऊंगा और आधी रोटी अपने भाई को दूंगा या पड़ोसी को दूंगा। ब्रदरहुड की फीलिंग जो इंडिया को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। वी वर बिल्डिंग आवर नेशन ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिज्म की कंट्रीब्यूट क्यों करना चाहिए, गरीबी को कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं। वो फिल्में थी जो मुझे लगता है काफ़ी इम्पैक्ट करती थी। और डेली सिक्स नाम का एक पिक्चर आया था, पता है? Have you seen the alternate ending of that film? No, is there an alternate There's an ending? alternate ending of that film. Oh my god. तो Delhi 6 was one film which was before its time. Yeah. ठीक है, मतलब Delhi 6 नहीं चलने का एक रीज़न यही हो सकता है कि तब लोगों का पॉलिटिकली एक्टिव ही नहीं थे वो। अगर हमदे का बसंती के दौरान अगर वो आ जाती तो इट इज़ अ कल्ट फिल्म। Yeah. Now it is also a cult film because now when you rewatch it, now you understand कि वो बंदर का पैराडॉक्स क्या है, वो मंदिर का क्या है, वो पेड़ का क्या है। पेड़ का एक सीन है उसमें जलता हुआ पेड़, उसमें मंदिर में बंदर के कंटेक्स्ट आते हैं। दिल्ली में एक बंदर पॉपुलर था जो लोगों पे अटैक करता था, काला बंदर। तो दैट बिकेम अ लेजेंड मतलब क्या, लोक कथा। तो उस लोक कथा के ऊपर उन्होंने वो पूरी कहानी रखी है। बहुत ही फैंटास्टिक मूवी। आई बिलीव अभिषेक बच्चन ने उसमें अच्छा परफॉर्म किया, जबकि अभिषेक बच्चन बहुत ही, मुझे नहीं लगता कि अच्छा एक्टिंग करता है, बट उस पिक्चर में सूट करता है कि वो NRI है, वो आया है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। It looks like actually a proper goofy character that you know. तो It's a third person view of a person who doesn't know anything and tries to understand everything from his lens. And just because he's a bad actor, he वैसे भी looks confused in everything, so he fits exactly good in there. So he was playing himself. You mean? Probably. But उसका परफॉर्मेंस अच्छा था, वो पिक्चर ही अच्छी थी to be honest. अभी आती तो काफ़ी बहुत अच्छी होती। So before we wrap this up, final question: how does the future looks like for you? What are your expectations? किससे? Where do you see yourself? From yourself. Where do I see myself? Where I see myself preaching someone, teaching someone. ज्ञान देना तो छूटेगा नहीं मुझसे। तो किसी 10 लोगों में भी ज्ञान दे सकता हूँ मैं, या हो सकता है कि मैं 40-50 के एक अच्छे इंस्टीट्यूट में भी किसी को ज्ञान ही दे रहा होगा। बट सेम ओल्ड उनको भी मैं यही बता रहा हूँ कि दुनिया चूतिया है, तुम लोग भी चूते हो, दुनिया भी चूतिया है, और कुछ नहीं हो रहा तुम्हारा भी और दुनिया का भी। दैट इज़ वेरी पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ व्यूइंग योरसेल्फ। पर एक अल्टरनेट, जैसे अल्टरनेट एंडिंग्स होते हैं, तो एक अल्टरनेट रियलिटी में मैं खुद को मार्स पे देखता हूँ कि मैं मार्स पे हूँ और मैं ये दुनिया के चूतिया पे से निकल के मार्स पे जाके एक न्यू दुनिया बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। But ideology क्या होगी सर? मतलब आइडियोलॉजी तो ठीक है, but what would be your venture? Would you open a bar or something, या फिर an education institution? ऑक्सीजन बार सर। वहाँ जाके क्या करूँगा भाई? वहाँ जाके क्या करूँ? कुछ नहीं करूँगा। जब तक मैं एक अल्टरनेट एंडिंग खुद को देख रहा हूँ, अगर वो अल्टरनेट एंडिंग है तो आपका जो नॉर्मल एंडिंग है उसमें तुम काम कर रहे हो। अगर वो अल्टरनेट एंडिंग है तो वहाँ पे तुम रिलैक्स कर रहे हो। उधर जाके मैं कुछ काम नहीं करूँगा। अच्छा, उधर मैं रिलैक्स करूँगा। बीच वगैरह नहीं है? Who cares बीच? भाई हम लोग लोनी में रहे हैं, लोनी में सर्वाइव किया है, मेरे को बीच चाहिए ही नहीं। All you need is a railway track. No, nothing like that. All I need is a बंटी का
ढाबा या बंटी का कैंटीन जहाँ पे मैं बैठ के या तो अकेला ही चेस खेल सकता हूँ या फिर अगर 2-3 लोग आ गए बात करने उनसे बात कर सकता हूँ, चेस खेल सकता हूँ, बस उतना ही चाहिए। अगर अल्टरनेट एंडिंग है तो यही है कि So मार्स पे alternatively you want to become Martian. आई वांट टू लीव दिस चूतिया तो आप वो मार्स में जाके हो कि कहीं और जाके हो, कोई फर्क नहीं मून पड़ता। हो, मार्स इज द नियरेस्ट ऑप्शन। मून पे वी कैन नॉट, आई डोंट थिंक वी साइंटिफिकली वी कैन सर्वाइव। मार्स इज फिजिबल एंड पीपल आर ट्राइंग, वो पैसा लगा रहे हैं, हम लोग शायद एनकैश कर पाए। कुछ डूम्सडे हो जाए और इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करे कि सबको भेज दो, बस भर के लोगों को मार्स पे भेजा बस भर जाए, के। तो उसमें हम कहीं ना कहीं फिट होने की कोशिश करेंगे। अल्टरनेट एंडिंग ऑफ कोर्स, जो नॉर्मल एंडिंग है वो तो भाई सबको ही पता है कि एरोडायनामिक बसेस, अल्टरनेट एंडिंग, बूस्टर लगाओ, बूस्टर लगा के ऊपर में एयरबस। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तूने बात की, तुझे लगता है कि अगर एक ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पे अर्थ डिस्ट्रॉय हो रहा है और हम लोगों को कहीं और जाना पड़ रहा है, कौन सी आइडियोलॉजी टिकेगी? कैपिटलिज्म नहीं टिकेगी। कैपिटलिज्म का फ्रूट रहेगा वो। Nothing has वो तो existed हाँ, properly in और मतलब वहाँ world जो- में exist नहीं कर रहा है ढंग से कुछ तो। और जो लोग मार्स पे जाएंगे या फिर चले के जाएंगे वो ऑलरेडी अमीर रहेंगे, हाँ, गरीब तो वहाँ जाएगा ही नहीं। मतलब मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक था कि मैं जाऊँगा, लेकिन अगर ऐसा कभी मौका आया तो सिर्फ अमीर ही जाने वाले हैं, ठीक है। तो दे आर ऑलरेडी सिंगल माइंडेड और उनको पॉलिटिक्स से लेना देना ही नहीं होता। We have movies to prove that point. हाँ, क्या बात कर रहे हैं, हाँ sir. सही है। There are a couple of movies which have the same setting, but there are other places where the rich are living right now and the rest of the वो बिल्डिंग में नीचे के ग्राउंड फ्लोर पे नहीं वो कौन सी मूवी it's an entirely different thing, like Okay. what we saw in Interstellar. इंटरस्टेलर, वहाँ हंगर पर एक गेम्स, पूरा उन्होंने they've created Right. an entire different world with हाँ. red circle वाला thing. राइट। So तो the रेकमेंड couple of- में यार मैं बिल्कुल, बहुत चीज़ें बिल्कुल. देखता हूँ। No, we need to have another episode with you just about movies where we can have a conversation with which movies have. अच्छा, द प्रॉब्लम विथ मी हाँ. वॉचिंग मूवी एंड टॉकिंग अबाउट मूवी इज लाइक द मेन थिंग इज मुझे मूवीज के और एक्टर्स के नाम ही याद नहीं रहते। वो हमें कोई नहीं, हाँ वो मुझे भी नहीं रहते। मतलब मुझे स्टूडेंट्स के वो है नाम ना याद सर। नहीं रहते। I'll be the हमारा नाम library. याद है ना, बहुत हो गया We सर। will just have a conversation what the core thing about that film is and what it means. We'll पता है, pre-decide on the कोशिश- films as well. ऐसा करना है तो we'll pre-decide on the हम लोग films. क्या करते हैं, अगर कभी तुम्हारे पास टाइम है या मौका है तो हम लोग एक फिल्म देखेंगे Even हाँ, और फिर उसके बारे में आपके लिए मेरे पास recommendation भी है, अभी मैंने उसको दिखाया है. I've seen that film thrice. Jackass. Jackass forever. वगैरह नाम से तो अच्छी लगी थी। बहुत सही film है. देखिए बिल्कुल देखते हैं। It's a very goofy. विच इज योर फेवरेट फिल्म? Which is my favorite film? No, I don't have a favorite film. I have a list of couple of films that I really जो love. मतलब तू कभी भी रिलैक्स होके देख सकता है। Relax हो गए. नहीं मतलब कभी भी, जैसे इट्स योर गो टू मूवी। Probably Trainspotting or even Snatch by Guy Ritchie. स्नैच, Or even go back to couple of Once Upon a Time in ये West, couple of Western films ऐसा. Indian उसमें to be relaxed and ऐसे तो of course रंग दे बसंती हो गई. And then I can watch couple of films like लगे रहो मुन्ना भाई. One of those films जो fun उसमें. लगे रहो मुन्ना भाई का मुझे बहुत पसंद थी वो मूवी। What happened? Feel you found something. Then I figured out that it's a copy हाँ, it is. and it's a blatant copy and I was so disappointed. I was like Copy of. इसको लगे One movie that I actually very much enjoy is Bluff Master. Love Love Master is a good. Again, it's That a is also remake of classic. an Yeah, Argentinian still. film, but still very well done. Yeah, and to be honest with you, we are discussing films and उसमें से जो important films है they are all with Abhishek Bachchan. Oh yeah. Such क्या बोले irony. I was like what the Star Kid. वो भी तेरी कौन सी फेवरेट फिल्म? So I don't have go-to films, but I like प्रिया दर्शन की फिल्म्स जो भी है ना. So इससे कभी कभी मन कर रहा है तो हंसने का. Yes, sir. Yeah, these are the people who grew up on Star Gold. Star Gold. Dude, I did watch those films. Dude, it was nice. Yeah, that's fine. सूर्यवंशम नहीं बोल रहा, बहुत बड़ी बात है. क्योंकि सूर्यवंशम. वो मैंने बहुत लेट देखी एक्चुअली. बढ़िया, बट ऐसे सर देयर आर सम कौन सी मूवी थी? सो रॉबिन विलियम्स की मूवीज आई लाइक. सो डेड पोएट सोसाइटी, Good Will Hunting. या गुड विल हंटिंग. सो दोज मूवीज
are some of my go-to movies. Good Will Hunting, Dead Birds, really inspiring movies. Yeah. Good. Movies के बारे में हम बात कर सकते हैं. This is good. या तो politics या तो movies. दोनों चीज़ों के बारे में हम कभी Yeah, बात political कर movies. सकते हैं. We have 2 episodes. Or we can combine Political political movies. movies. That's Even even better. better. We can just separate the thing. 3 currently. ऐसे 3 episode बन जाएंगे. Just politics, movies, and then political movies. Oh, nice. 3 That's episodes. good. एक पूरा season हो जाएगा. Series. Season है पूरा. अभिषेक Or we क्या can sorry. also sometimes talk about. Okay, sir. नहीं यार मेरे बारे मैं तू भी बोल रहा हूँ ये एपिसोड कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं सुनने वाला. सर आप शेयर तो करो. 5 लोग आप देखेंगे. शेयर तो करो. हाँ, sir. आप शेयर तो करो. आप बस शेयर करिए. Like, तो share. तुम लोग सिर्फ यहाँ पे व्यूअरशिप ऑडियंस के हाँ नहीं, नहीं. सीरियस बात. ठीक है. I came to have a very fruitful discussion and I. We had fruitful discussion I last am time when we were satisfied. having coffee. Oh yeah. Let's not talk about what we were having. Yes. But coffee. Coffee. It was वो एक पदार्थ. Caffeinated drink. Good coffee. It was. काफी Yes, अच्छा very, very पदार्थ good. हमने ग्रहण We किया. had really good discussion that time. Yes. In future we can also talk about any philosopher. Oh, yeah. That Yeah. will also be a really good topic. Or I can would bring love one to. of my books and we can have a No, conversation. books are very silly. We Come just on. have to talk about people. Even better. People Yeah, are good. people will talk about. Or eventually we'll conclude that all the people Sab- are chutiya. Sab chutiya.